Hello aspirants, welcome to Bureaucrats Blueprint. So today we are going to start the October month of monthly magazine Vision IAS. Okay, so let us begin with the polity section, polity and governance. Hold on. Yes, let us begin with it. So here is the first topic or first section of polity and governance. We are going to study the prison reforms, and then there would be crimes in India report, accidental death and suicides in India 2023 reports, and then further on top of that, IT Amendment Rules 2025 regulation of India's pharmaceutical sector, tribal governance, and few news and shorts would be there, and then we will finish it. Actually, I will be uploading all these sections segregately. Means I will be uploading all these sections section wise of videos. Okay, I would be uploading polity and governance, and then international relationships, and so on. Okay, so let us begin with the polity and governance section. So here is the first topic, prison reforms in polity and governance. तो यहाँ पर हुआ क्या है कि प्रिजन में कुछ रिफॉर्म किया जा रहा है कि जो इंडिया का प्रिजन इन्वायरमेंट है, जो कि यहाँ पर जेल्स वगैरह होते हैं, उनका इन्वायरमेंट जो है और वहाँ पर जो जो प्रॉब्लम्स हो रही है, जो जो वहाँ पर इश्यूज हो रहे हैं, उनको रिफॉर्म करने के लिए एक नया गवर्नमेंट की तरफ से लॉ लाया गया है, नया अमेंडमेंट लाया गया है। जो ऑलरेडी वहाँ पर थे उनमें कुछ अमेंडमेंट करने के लिए, रिफॉर्म करने के लिए गवर्नमेंट की तरफ से कुछ चीज़ें आई हुई हैं, उसको हम देखते हैं। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इसने एक रिलीज किया हुआ है प्रिजन स्टैटिस्टिक्स इंडिया रिपोर्ट 2023। तो मतलब कि ये क्या होगा कि 2023 तक का ये रिपोर्ट है, अभी पब्लिश किया गया है, बट 2023 तक का ये डेटा रहेगा इसमें। तो इसमें क्या है कि प्रिजन पर्सन्स डिटेन देयर इन सब्जेक्ट लिस्ट। तो जो भी पर्सन अगर डिटेन किया जाता है किसी भी जगह पुलिस के द्वारा, तो वो स्टेट सब्जेक्ट में आता है और वो एंट्री लिस्ट 4 नंबर पे है एंड शेड्यूल 7 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में आता है। और उसका एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजन एंड प्रिजनर्स इज रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट स्लैश यूनियन टेरिटरीज। तो क्या है कि स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरीज के अंदर आता है अगर कोई भी प्रिजनर जेल में जाता है। ओके, और यहाँ पर देखिए एक नया क्या आया हुआ है कि यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज बीन प्रोवाइडिंग रेगुलर गाइडेंस एंड सपोर्ट टू स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज फॉर वेरियस रिलेटेड इश्यूज रिलेटेड टू प्रिजन्स एडमिनिस्ट्रेशन। तो क्या है कि प्रिजन के एडमिनिस्ट्रेशन के रिगार्डिंग अगर कोई भी हेल्प होती है, कोई भी गाइडेंस होती है, कोई भी ग्रीवांस वगैरह होता है, तो होम मिनिस्ट्री उसमें क्या करता है, गाइड करता है और सपोर्ट करता है स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को। पहले क्या होता था कि ये मीन्स अर्लियर क्या होता था कि ये प्रिजन एक्ट 1894 के तहत और प्रिजन मैनुअल ऑफ रिस्पेक्टिव स्टेट गवर्नमेंट के अंतर्गत ये क्या होता था, पहले किया जाता था सारे रूल्स एंड रेगुलेशन को, सारे सभी चीज़ों को मीन्स की यूज़ किया जाता था किसी भी प्रिजनर्स को और प्रिजन्स को मीन्स की रेगुलेट करने के लिए। बट अभी क्या किया जा रहा है, उसको धीरे धीरे रिफॉर्म किया जा रहा है क्योंकि कुछ इश्यूज आए हुए हैं। वो इश्यूज क्या क्या है अभी हम फर्दर देखते हैं क्या क्या हो सकते हैं। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स हैज प्रिपेयर्ड मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। ये क्या हुआ है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने एक नया चीज बनाया हुआ है, मॉडल प्रिजन्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। ये क्या सर्व करेगा, ये एक गाइडिंग डॉक्यूमेंट की तरह से सर्व करेगा स्टेट्स को। जो ब्रिटिश एरा का जो प्रिजन मैनुअल और प्रिजन एक्ट वगैरह है, उन सभी को रिफॉर्म करने के लिए ये एक गाइडिंग मैनुअल की तरह सर्व करेगा ये मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। ये मॉडल होल्ड ऑन, ये मॉडल प्रिजनर्स एक्ट 2023 क्या कर रहा है, ये एसिमिलेट कर रहा है। मीन्स कि कई भी ढेर सारे लॉज होंगे, सभी को एसिमिलेट करके एक सिंगल लॉ में लाएगा और क्या करेगा, प्रिजनर एक्ट 1900 एंड ट्रांसफर ऑफ प्रिजनर एक्ट 1950, इन दोनों लॉज को एसिमिलेट कर देगा। कुछ कुछ प्रोविजंस इसमें से फर्स्ट वन में से उठा के, कुछ प्रोविजन सेकंड वन में से उठा के, जो सबसे बेस्ट लगेगा उन सभी को एग्रीगेट करके एक सिंगल लॉ में आ जाएगा, मॉडल प्रिजनर एक्ट 2023 में। ओके, यहाँ पे कुछ सेक्शनल चीज़ें दी हुई हैं, अभी हम इसको बाद में पढ़ते हैं। नीचे देखते हैं कि जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट क्या है, इस प्रिजन से रिलेटेड क्या क्या है। सी फर्स्ट वन क्या है, सुभाष चकमा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर्स 2024। ये एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है, वो देख लेते हैं क्या कहता है। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्या ऑब्जर्व किया है कि स्टेब्लिशिंग एन ओपन प्रिजन इज वन ऑफ द सॉल्यूशंस फॉर ओवर क्राउडिंग एंड ऑल्सो प्रमोट रिहेबिलिटेशन। तो जैसे अभी क्या होता है प्रिजन में कि एक जेल तरीके का बनाया जाता है, मतलब मीन्स एक रूम रहता है, बिल्कुल छोटा सा सेल टाइप का रहता है, रूम टाइप का रहता है, जिससे क्या होता है जो प्रिजनर्स रहते हैं वो काफ़ी मेंटली बिल्कुल रिटार्डेड हो जाते हैं, मेंटली वो लोग बिल्कुल हैरेस्ड हो जाते हैं। तो इन सभी को सोल्यूशन निकालने के लिए, अल्टीमेटली उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए और एक इसका मीन्स की टेम्पोरेरी सोल्यूशन या फिर एक नया तरीके से रिफॉर्म करने के लिए क्या किया गया है कि एक ओपन प्रिजन को बनाया जाएगा जिसमें जो प्रिजनर्स रहते हैं
उनको ऐसा ना फ़ील हो कि उनको हाथ में लॉकअप करके रख दिया गया है, बिल्कुल मतलब जेल में किसी तरीके से लाइक बंद करके रख दिया गया है एक छोटे से प्लेस में। जब ओपन प्रिज़न रहेगा मीन्स उसकी सिक्योरिटी रहेगी और ओपन कोई एरिया रहेगा। वहाँ पे जो प्रिज़नर्स रहेंगे उनका माइंड जो होता है वो मेंटली रिटार्डेड नहीं होगा और उनको रिहैबिलिटेशन होने में काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिलेगी। आगे देख लेते हैं क्या दिया हुआ है यहाँ पे। यस। An upper prisoner is penal establishment in which prisoners serve their sentence with minimal supervision. मीन्स कि उनका बहुत ही कम उनके ऊपर बहुत ज़्यादा रेगुलेशन नहीं किया जाएगा। मीन्स वो रहेंगे तो प्रोटेक्टेड ही वहाँ पर, वहाँ से भाग नहीं सकते हैं, बट उनके ऊपर बहुत मिनिमल सुपरविजन होगा। एंड पेरीमीटर्स एट सिक्योरिटी एंड नॉट लॉक्ड अप। यही वही मैंने बताया ना कि उनको लॉकअप करके नहीं लिखा जाएगा जैसे कि प्रिजन सेल्स में होता है। ओपन प्रिजन मॉडल वाज अडॉप्टेड इन राजस्थान। तो ये मॉडल जो है ये राजस्थान में अडॉप्ट कर दिया गया है। ये यहाँ पर प्रीलिम्स की तरफ से फैक्चुअल क्वेश्चंस आ सकते हैं कि फर्स्ट ओपन प्रिजन मॉडल कहाँ पर स्टार्ट किया गया है एज अ पायलट प्रोजेक्ट। तो ये है राजस्थान में। ओके, ये सेकंड वो क्या दिया है सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट क्या है। ये सेकंड जजमेंट जो दिया हुआ है सुप्रीम कोर्ट का, ये अभी हम लोगों ने लास्ट मंथ और सितंबर मंथ में मैंने पढ़ाया हुआ था आप लोगों को। ये क्या है कि हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979। इसमें क्या है कि सुप्रीम कोर्ट, सॉरी, यस, तो सुप्रीम कोर्ट क्या है ने हर्ट क्या किया है कि राइट टू स्पीडी ट्रायल क्या है, हमारा एक फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ओके, रिजल्टिंग इन रिलीज ऑफ थाउजेंड्स ऑफ अंडर ट्रायल प्रिजनर्स। तो बहुत सारे ऐसे अंडर ट्रायल प्रिजनर्स हैं जिनका अंडर ट्रायल में ही है और वो कन्विक्ट भी नहीं हुए हैं और वो काफ़ी लॉन्ग प्रोसेस से गुजर रहे हैं अंडर ट्रायल में, जो अभी कन्विक्ट भी नहीं हुए हैं, सिर्फ और सिर्फ अक्यूज हैं और उसमें से ना जाने कितने बिल्कुल ही वो होंगे मीन्स कि इनफैक्ट वो एक्यूज भर रह जाएंगे और कन्विक्टेड भी नहीं होंगे इन फ्यूचर। बट उनका जो अभी प्रीशियस टाइम चल रहा है, जो मेन उनका लाइफ का फेज चल रहा है, वो तो जेल में ही जा रहा है, उसका कंपनसेशन कौन करेगा? उनका जो मेंटली जो रिटार्ड हो रहे हैं, उनका कंपनसेशन कौन करेगा? इसलिए राइट टू स्पीडी ट्रायल तो हमारा फंडामेंटल राइट है अंडर आर्टिकल 21। ये सुप्रीम कोर्ट ने जजमेंट दे दिया है हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार 1979 में। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेक्शन। ये क्या हुआ है, मेजर्स टेकन फॉर प्रिजनर रिफॉर्म। तो प्रिजन रिफॉर्म करने के लिए क्या क्या मेजर्स लिए गए हैं, क्या क्या स्टेप्स लिए गए हैं, वो भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स अमेंडेड मॉडल प्रिजन मैनुअल 26 2026 रूल्स एंड मॉडल प्रिजन एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023। तो ये दोनों को क्या किया गया है, इसमें अमेंडमेंट किया गया है टू एड्रेस कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन विद इन पर्सनस प्रिजन्स अक्रॉस कंट्री। ओके, ये यहाँ पर एक लास्ट ईयर द हिंदू में इसमें इससे बहुत बड़ा सा आर्टिकल भी आया हुआ था कि प्रिजन्स में क्या होता है, जनरली साउथ इंडियन प्रिजन्स में क्या होता है, इंडिया के साउथ सदर्न पार्ट में क्या होता था और बहुत सारे नॉर्दर्न पार्ट के प्रिजन सेल्स में भी क्या होता था कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन होता था कि जो भी जितने भी प्रिजनर्स हैं अंदर, जितने लोग भी बंधक बनाए गए हैं, उनमें क्या होता था कि कुछ लोग खाना बना रहे हैं, कुछ लोग कोई और इस सबका अपना एक डिवीज़न ऑफ लेबर बँटा हुआ है, कोई कुछ काम कर रहा है, कोई कुछ काम कर रहा है। तो उनमें क्या होता था कि कुछ लोग ऐसा कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन करते थे, अनटचेबिलिटी का प्रोसीजर अपनाते थे कि अगर उनके हाथों का खाना बना रहेगा तो हम नहीं खाएँगे। इस तरीके का वहाँ पर कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन जैसे सोसाइटी में होता है, वैसे प्रिज़न में भी होता था। तो इन सभी को एलिमिनेट करने के लिए ही एक नया प्रिज़न मॉडल बनाया जा रहा है और इन दोनों को अमेंड किया जा रहा है। ओके, सो नेक्स्ट वन क्या देखते हैं, द अमेंडमेंट हैज बीन मेड इन कंप्लायंस विद द सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर ऑन कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन ऑफ प्रिजनर्स इन सुकन्या संथा वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया एंड अदर केस। इस केस को आप मेमोराइज कर लीजिए क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट केसेस हैं और ये केस स्टडीज़ के अगर नाम लिखेंगे हम मेंस के आंसर राइटिंग में, ये काफ़ी अच्छा इम्पैक्ट देते हैं एग्जामिनेशन मीन्स एट दैट मोमेंट ऑफ टाइम, वो काफ़ी ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट देते हैं और वो बहुत हेल्पफुल रहते हैं मार्क्स को गेन करने में। ओके, तो यहाँ पे क्या है, मॉडल प्रिजन मैनुअल 2026 एम्स एट ब्रिंगिंग द बेसिक यूनिफॉर्मिटी इन लॉज। तो लॉज में क्या रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगा, रूल्स में भी रहेगा, रेगुलेशंस में भी रहेगा। इन तीनों में क्या रहेगा, यूनिफॉर्मिटी रहेगा। इसमें क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ प्रिजन एंड मैनेजमेंट ऑफ प्रिजनर्स ऑल ओवर द कंट्री। तो ऑल ओवर कंट्री जितना जो भी जितनी भी लॉज वगैरह रेगुलेशन वगैरह रूल वगैरह रहेंगे सभी एक यूनिफॉर्म रहेगा। इट इज़ लाइक सेम एज लाइक यूनिफॉर्म सिविल कोड, जैसे मैरिज में हो गया, इनहेरिटेंस में हो गया, प्रॉपर्टी हो गया, तो इन सब चीज़ों में जैसे यूनिफॉर्मिटी आ रही है यूनिफॉर्म सिविल कोड के थ्रू, तो इसमें प्रिजनर एक्ट्स में भी और प्रिजन के जो लॉज एंड रूल्स वगैरह हैं और रेगुलेशन वगैरह हैं उनमें भी एक यूनिफॉर्मिटी रहेगी। वो सारे लॉज के तहत जितने भी इंडिया में एक प्रिजन्स होंगे, जितने भी इंडिया में प्रिजन सेल्स होंगे, सभी को एक सिंगल लॉज के थ्रू वो किया जाएगा, रेगुलेट किया जाएगा। ओके, सपोर्ट टू पुअर प्रिजनर स्कीम। हाँ, तो इस स्कीम के तहत क्या किया जाएगा कि जो पुअर प्रिजनर्स होते हैं, जो बहुत ही गरीब तबके के किसान मीन्स जो बहुत ही गरीब लोग होते हैं और वो अगर किसी भी रीजन से प्रिजन्स में है तो उनको कम से कम इतनी फाइनेंशियल असिस्टेंस दिया जा सके स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज को ताकि उनके रिलीफ के लिए कुछ
फाइनेंशियल असिस्टेंट हो सके। मीन्स कि अगर उनको बेल को सिक्योर करना है या फिर रिलीज़ होना है प्रिज़न से, या फिर नॉन पेमेंट ऑफ फाइन हो गया, ये सब चीज़ें होती हैं, जो इतनी ढेर सारी चीज़ें होती हैं गवर्नमेंट की तरफ से, मीन्स कि प्रिज़न की तरफ से। ये जो इश्यूज़ हैं, मीन्स कि उनको बेल सिक्योर करना है तब पैसों की ज़रूरत है, अगर पेमेंट फाइन है तो फाइन के लिए उनके पास पैसे नहीं है, प्रिज़न से निकलना है तो उन सब चीज़ों के लिए, जितनी भी चीज़ों के लिए फाइनेंशियल असिस्टेंस की ज़रूरत होती है, जो गरीब लोग होते हैं, जो प्रिज़न में होते हैं, किसी भी रीज़न से, मीन्स एक्यूज़्ड हैं या फिर पेटी क्राइम्स के लिए या छोटे-मोटे क्राइम्स के लिए हैं, तो उनको फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड कराने के लिए क्या बोल रहा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने पुअर प्रिज़न स्कीम लॉन्च कर रहा है, जो कि फाइनेंशियल असिस्टेंस देगा स्टेट्स को और यूनियन टेरिटरीज़ को, ताकि वो जो पुअर वो हैं प्रिज़नर्स हैं, उनकी हेल्प हो सके इन सब चीज़ों में। ई प्रिजन प्रोजेक्ट, ये ई प्रिजन प्रोजेक्ट क्या है ये देख लेते हैं। इट सप्लीमेंट्स प्रिजनर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम, मीन्स कि कोई अगर डेटाबेस रहेगा, कोई एक सिस्टम रहेगा जिनमें जितने भी प्रिजनर लोग रहेंगे, सभी का एक डेटा रहेगा, जैसे उनका नाम हो गया, उनका डेमोग्राफिक चीज़ें रहेंगी, जो डिटेल्स रहेंगी, वो सारी चीज़ें एक डेटाबेस में सारी चीज़ें रहेंगी। ओके, डेवलप्ड बाय नेशनल इन्फॉर्मेटिक्स सेंटर, एनआईसी के द्वारा ये क्या किया है, डेवलप किया जा रहा है। दिस प्रोवाइड्स सेंट्रलाइज्ड अप्रोच फॉर रिकॉर्डिंग एंड मैनेजिंग प्रिजनर इन्फॉर्मेशन, सारे प्रिजनर्स के इन्फॉर्मेशन एक डेटाबेस में रहेंगे, एक जगह पे रहेंगे। ओके, जनरेटिंग डिफरेंट कार्ड्स ऑफ रिपोर्ट्स, तो किसी भी रिपोर्ट की कभी भी जरूरत होगी तो वहाँ से उस डेटाबेस से देख लिया जाएगा कि अगर कोई फर्स्ट टाइम क्राइम कर रहा है, सेकंड टाइम क्राइम कर रहा है, रिपीटेड क्राइम हो रहा है, तो जितनी भी चीज़ें हैं, तो वो चीज़ें बार-बार आएँगी ना, तो वहाँ पर उस डेटाबेस के थ्रू वहाँ पे उन लोगों को पता चल पाएगा कि हाँ, ये चीज़ें हैं। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है ये देख लेते हैं। होल्ड ऑन। मॉडर्नाइजेशन ऑफ सॉरी मॉडर्नाइजेशन ऑफ प्रिजन प्रोजेक्ट, तो प्रिजन्स को मॉडर्नाइज किया जा रहा है, उसके लिए प्रोजेक्ट क्या है, इट एम्स टू फिल एग्जिस्टिंग गैप्स इन सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर। ये तो बहुत बड़ा इंडिया का प्रॉब्लम है कि जो प्रिजन्स वगैरह होते हैं वहाँ पर सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी ज़्यादा वीक होते हैं, काफ़ी ज़्यादा बैड होते हैं, कि अगर मीन्स कि आप लोगों ने रियलाइज़ भी किया होगा, देखा भी होगा ये, कि प्रिजन्स में भी लोगों के सुसाइड कर ले रहे हैं, कोई अगर प्रिजनर हो गया, किसी को वहाँ पर भी मर्डर कर दिया जा रहा है, पॉइजनिंग हो जा रहा है, और बाहर से भी लोग जो एक्सटर्नल लोग होते हैं, उनके जो असिस्ट करते हैं, कॉर्पोरेटर्स लोग होते हैं, जो प्रिजन्स में प्रिजनर हैं, वो उनके कॉर्पोरेटर्स जो बाहर होते हैं, वो दोनों लोग आपस में कनेक्ट कर ले रहे हैं एक दूसरे को। तो ये काफ़ी ज़्यादा सिक्योरिटी फेलियर है और सिक्योरिटी इंफ्रास्ट्रक्चर का इसमें गैप है काफ़ी ज़्यादा। तो ऑफ जेल्स एंड प्रोवाइड न्यू सिक्योरिटी इक्विपमेंट्स इन जेल इन अलाइन विद मॉडर्न डे टेक्नोलॉजीज़, तो मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ के थ्रू, एआईज़ के थ्रू इन सब चीज़ों में अगर यूज़ किया जाए और हेल्प किया दिया जाए उन सब चीज़ों का, तो ये जो सिक्योरिटी ब्रीचेज़ और सिक्योरिटी गैप्स वगैरह हैं, इनको हम लोग काफ़ी हद तक सुधार सकते हैं। और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या दिया हुआ है, फास्टर दिया हुआ है, ये फास्टर यहाँ पर इसका एब्रिविएशन है, फास्ट एंड सिक्योर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड सिस्टम ऑफ सुप्रीम कोर्ट, इट रिजॉल्व डिलेज इन कम्युनिकेशन ऑफ बेल ऑर्डर्स फ्रॉम कोर्ट टू प्रिजन अथॉरिटीज। तो कोर्ट की तरफ से अगर बेल का ऑर्डर दे दिया गया है, तो फिर इन सब चीज़ों को ट्रांसमिट करने के लिए अप टू द प्रिजन अथॉरिटीज काफ़ी ज़्यादा डिलेज होते हैं, कि कोर्ट में केसेस चल रहे हैं, एंड देन प्रिजन अथॉरिटीज में उसके थ्रू वहाँ पर सब कम्युनिकेट किया जा रहा है, तो वहाँ से वहाँ तक की इन्फॉर्मेशन को कंप्लीट करने में एट द एंड ऑफ द ये क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा डिले हो जाता है। तो इसलिए वहाँ पे फास्टर कम्युनिकेशन को फास्ट करने के लिए और डिलेज़ को रिज़ॉल्व करने के लिए ये फास्टर स्कीम और प्रोजेक्ट है, इसको लाया जा रहा है। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, वे फॉरवर्ड, कि इसका हम लोग क्या सॉल्यूशन और रिकमेंडेशंस देख सकते हैं जिससे कि वो कोई चीज़ें सॉल्व हो सकें। क्या है, फॉलो सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर इन 3 प्रिंसिपल, सॉरी, तो सुप्रीम कोर्ट का जो ऑर्डर है, इसको 3 प्रिंसिपल दिया गया है रिगार्डिंग इम्प्रिजनमेंट एंड कस्टडी। तो जो इम्प्रिजनमेंट और कस्टडी के रिगार्डिंग यहाँ पर 3 चीज़ें दी गई हैं। फर्स्ट क्या है, अ पर्सन इन प्रिजन डज़ नॉट बिकम अ पर्सन। ओके, ये क्या है इसका, sorry, what it was written, first a person in prison does not become a non-person, and then second one is the person in prison entitled to all human rights within the limitation of the imprisonment, and third one is there is no justification for aggravating the suffering already inherent in the process of incarceration. Okay, तो इन तीनों का मतलब ये है कि सी, फर्स्ट वन यहाँ पर क्या कह रहा है, जस्ट बिकॉज समवन इज इन जेल दे डू नॉट लूज देयर बेसिक आइडेंटिटी एज अ ह्यूमन बीइंग, since you know na, they are still a person, not an object. The government cannot treat them like they don't matter as a society. Like for example, we can say that police or jail officers cannot beat a person thinking that he has no right. Okay, this is the meaning of the first one. And the second one, what it is saying, that even if someone is in jail, they still have human rights like food, medicine, medical care, dignity, safety, permissions to talk to a lawyer, etc. These are the kind of things which they have right to do. Only the freedom to move freely is restricted, not all the rights. We can understand also from the example that a person cannot roam outside, but he must get proper food, medical help, and respect. Okay, this is the second one.
And what it stands for the third one, it is actually a complicated one. I am explaining you in a very simple and lucid manner. What it is saying that being in jail itself is a punishment, you know na. Being in jail is itself a punishment. Authorities cannot add extra pain or make the prisoner suffer more than unnecessary. Okay, we can also understand it from an example like that. Someone is not given clean water, keeping someone in dark, dirty, overcrowded cell unnecessarily, torturing or humiliating a prisoner, all these are not allowed. Okay, so these are the excerpt of all these three principles which Supreme Court had regarded like imprisonment and custody. So here is the next one. Let me show you. Okay, recommendations of Parliamentary Committee on Home Affairs. What are the recommendation of the Parliamentary Committee on Home Affairs? Okay, utilize technology like trackable bracelet to keep track of the prisoners on bail. तो क्या है कि अगर किसी प्रिजनर्स को बेल दे दिया गया है तो उनके हाथ में एक ब्रेसलेट रहना जरूरी है, या एक ब्रेसलेट टाइप का रहेगा जिसमें जीपीएस लगा रहेगा, ताकि उनका ट्रैक हो सके कि वो कहाँ पर जा रहे हैं कहाँ पर नहीं, और कहीं वो आउटस्कर्ट्स या आउट स्टेशन तो नहीं जा रहे हैं, ये सब चीज़ें ट्रैक करने के लिए। हालांकि इसके भी कुछ ड्रॉबैक्स हैं, बट अभी देन एंड देयर अभी इसका सोल्यूशन तो एक ये हो सकता है। बाकी अगर सोल्यूशन को अगर हम लोग देखेंगे उसके बाद ही तो पता चलेगा ना कि इसका क्या क्या रिपरकशंस हो सकते हैं। ओके, सेकंड वन क्या है, रेनोवेट कॉलोनियल एरा प्रिजन्स टू प्रिजर्व देयर हेरिटेज एंड अर्न रेवेन्यू बाय इनकरेजिंग टूरिज्म। तो हम लोगों को क्या है, जो कॉलोनियल एरा के प्रिजन्स है, जिसमें भगत सिंह को भी हैंग किया गया था और जो अपने रिवॉल्यूशनरीज को हैंग किया गया था, जो सोशल मूवमेंट में या फ्रीडम स्ट्रगल में काम इंडिया के लिए हेल्प किए हुए थे, उनको जहाँ पे हैंग किया गया था, जहाँ से उनसे मेमोरीज जुड़ी हुई हैं, उन सभी प्रिजन सेल को क्या कर देना चाहिए, एक हेरिटेज की तरह कन्वर्ट कर देना चाहिए, ताकि वहाँ पे टूरिस्ट लोग जा सकें और वहाँ से हम लोग रेवेन्यू जनरेट कर सकें। एक रेवेन्यू जनरेशन का भी वर्क हो जाएगा हेरिटेज प्रिजन से। और थर्ड वन क्या है, स्टेट गवर्नमेंट में क्रिएट ए प्रिजन डेवलपमेंट फंड फॉर द वेलफेयर एक्टिविटीज ऑफ द प्रिजनर। तो जो प्रिजनर्स हैं उनके वेलफेयर एक्टिविटीज के लिए क्या करना चाहिए कि स्टेट गवर्नमेंट क्या कर सकता है, प्रिजन डेवलपमेंट फंड का एक बना सकता है। और जस्टिस ए एन मुल्ला कमेटी, ये एक फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज रहे हैं, तो इनका क्या रिकमेंडेशन रहा है, इनके कमेटी इनके द्वारा बनाई गई थी, मीन्स कि इनके प्रेसिडेंटशिप में एक कमेटी बनाई गई थी। वो क्या बता रहे हैं कि सेटिंग अप एन ऑल इंडिया सर्विसेज कॉल्ड इंडियन प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विसेज। तो एक ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जाए, जिस तरीके से एक एनजेएसी बनाया गया, एनजेएसी के लिए किया गया था, बट वो सुप्रीम कोर्ट ने उसको रिजेक्ट कर दिया है। बट उसी तरीके से उसी तर्ज पे एक ऑल इंडिया सर्विसेज बनाई जाए, जिसमें क्या रहेगा कि इंडियन प्रिजनर एंड करेक्शनल सर्विसेज का वो रहेगा, जिससे प्रिजन के लिए एक ऑफिसर होंगे, लाइक आईएएस आईपीएस जिस तरीके से होते हैं उसी तरीके से एक ऑफिसर होंगे। आफ्टर केयर रिहेबिलिटेशन एंड प्रोबेशन टू बी अ इंटीग्रल पार्ट ऑफ द प्रिजन सर्विसेज। तो एक रिहेबिलिटेशन और प्रोबेशन सर्विसेज भी होंगी ना, मीन्स कि रिहेबिलिटेट किया जाएगा उन लोगों को जो प्रिजनर्स हो गए, एक इंटीग्रल पार्ट होगा प्रिजन सर्विस का। प्रिजन सर्विस मीन्स ये इंडियन प्रिजनर्स एंड करेक्शनल सर्विस, इसी के तहत रहेगा ये सब चीज़ें। प्रेस एंड पब्लिक टू बी अलाउड। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है कि अगर कोई भी प्रिजन है, कोई भी इंडिया का सेल वगैरह है, ये प्रिजन सेल वगैरह हो गया, जेल हो गया, उसमें क्या है, अगर प्रेस को और पब्लिक को अलाउड रहेगा तो वहाँ पर जो उनके तरफ से भी जो ज्यादती होती है या फिर कुछ फॉल्ट हो गया वगैरह होती है कि जेल में जो जेलर हो गया या फिर कोई भी पुलिस वगैरह हो गया, पुलिसमैन हो गया, कोई भी हो गया, उनकी तरफ से अगर फॉल्ट होती है तो वो इन सब चीज़ों की एहतियात बरतेंगे ना, कि हाँ यहाँ पर लोग भी आते हैं, प्रेस भी आ रही है, तो उन लोगों को अंदर से डर बना रहेगा, तो वो क्या करेंगे, सभी चीज़ें को एक केयरिंग तरीके से करेंगे। अंडर ट्रायल्स मीन्स कि अगर ह्यूमन राइट का वायलेशन हो रहा है, कोई भी तरीके का वायलेशन हो रहा है, तो यहाँ पर प्रेस जाएगी तो एक इसका ओपननेस होगा, और ये क्या किया जाएगा, अंडर ट्रायल इन जेल टू बी रिड्यूस टू बेयर मिनिमम एंड दे केप्ट अवे फ्रॉम द कन्विक्ट्स। तो ये क्या है कि देखिए कुछ लोग तो कन्विक्टेड हैं, वो ऑलरेडी जेल में है, और जो अंडर ट्रायल्स जिनका चल रहा है या फिर फर्स्ट टाइम जिन्होंने क्राइम किया है, फर्स्ट टाइम के लिए गए हुए हैं, तो उन सभी को एक साथ रखा जा रहा है। तो इससे क्या है कि वायलेंस होने का खतरा है, और एक जो फर्स्ट टाइम जो किया हुआ है या फिर जिसने नहीं किया हुआ है वो उनका अंडर ट्रायल चल रहा है, तो उनके मेंटल स्थिति का क्या कंडीशन होगा ना, उन सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सभी के लिए अलग-अलग सेल्स होने चाहिए। कम से कम जो कन्विक्टेड हैं उनका अलग होना चाहिए, और जो फर्स्ट टाइमर हैं और जो या फिर कोई अंडर ट्रायल में है उनका अलग होना चाहिए, डिफरेंट होना चाहिए। ये रहा है एएन मुल्ला कमेटी का। ओके, और कुछ और होल्ड ऑन, सॉरी, एक कमेटी और है अमिताभ रॉय कमेटी, ठीक है। इनका कमेटी का क्या रिकमेंडेशन है वो देख लेते हैं। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ सुपर स्पेशल फास्ट ट्रैक कोर्ट टू हैंडल पेटी ऑफेंसेस एंड केसेस पेंडिंग फॉर ओवर 5 ईयर्स। तो जो केसेस 5-6 साल से ऊपर के हो गए हैं, पेंडिंग पड़े हुए हैं, और कुछ जो छोटे मोटे क्राइम से पेटी ऑफेंसेस हैं, उनके लिए क्या होना चाहिए, एक स्पेशल ट्रैक कोर्ट होना चाहिए जिससे कि जल्दी जल्दी चीज़ों को रिजॉल्व किया जा सके विद इन द टाइम। यूज़ ऑफ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू किया जाएगा, ताकि जो इन पर्सन विजिटेशन होता है, विजिट किया जाता है उस कोर्ट्स वगैरह में, तो उनमें डिलेज होती हैं और लॉजिस्टिक्स कॉस्ट भी होती है और बहुत से एक्स्ट्रा कॉस्ट भी होती है।
तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट हो गया और बहुत सारे अलग-अलग कॉस्ट हो गए वहाँ पे, ऑपरेशनल कॉस्ट हो गए, उनको रिड्यूस करने के लिए और काफ़ी फास्ट तरीके से चीज़ों को बढ़ाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग का भी तरीका यूज़ किया जा सकता है। लाइक अगर कोई प्रिज़नर सिक है, मीन्स कि बीमार है, प्रोटेक्शन ऑफ सीनियर सिटीज़न है, अगर वो आ नहीं पा रहा है, चलने-फिरने में प्रॉब्लम हो रही है, तो इन सब चीज़ों के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग एक बहुत ही अच्छा सॉल्यूशन है। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ एक्सक्लूसिव वुमेन्स प्रिज़नर, ये तो बहुत ही मस्ट है कि वुमेन प्रिज़नर के लिए एक डिफरेंट सेल होना चाहिए, ताकि मीन्स कि वहाँ पर सारे मेल एंड फीमेल वुमेन सभी सब साथ में ना आ जाएँ। इससे क्या होता है कि वायलेंस का खतरा होता है, एक सिक्योरिटी इश्यू वगैरह भी है। फीमेल एलिमेंट फॉर्मुलेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम फॉर ट्रांसजेंडर एंड प्रिजनर्स एटसेट्रा। मैंडेटरी सेग्रीगेशन ऑफ अंडर ट्रायल्स, यही मैंने बताया है कि देखिए अंडर ट्रायल जो हो गए और कन्विक्ट्स हो गए और फर्स्ट टाइम ऑफेंडर्स जो हो गए, इन तीनों का सेग्रीगेट तरीके से, मतलब मीन्स डिफरेंट सेपरेट सेल होना चाहिए, ताकि ये तीनों का साथ में सामना ना हो। जिससे क्या होगा, वायलेंस होने का खतरा होता है। ये देखिए रिड्यूस वायलेंस को रिड्यूस करने के लिए होता है और रिहैबिलिटेशन में भी हेल्प करता है। और कंक्लूजन इन सब चीज़ों का जो अभी कंक्लूजन क्या निकल के आ रहा है कि मॉडल प्रिजनर्स एंड करेक्शनल सर्विसेज एक्ट 2023 एंड रिसेंट जुडिशियल प्रोनाउंसमेंट रिफ्लेक्ट ग्रोइंग national consciousness that justice must extend beyond punishment to encompass dignity, reform and rehabilitation। तो ये सब चीज़ें देखकर क्या पता चल रहा है कि जस्टिस क्या है, बहुत ही बियॉन्ड पनिशमेंट है, पनिशमेंट के बियॉन्ड जस्टिस है, एंड इनकम्पास डिग्निटी होनी चाहिए जिसमें, और रिफॉर्म किया जाना चाहिए और रिहेबिलिटेट किया जाना चाहिए इन तीनों चीज़ों को। ओके, एक प्रिजनर्स को बाई हार्नेसिंग टेक्नोलॉजी का यूज़ करके, स्ट्रेंथनिंग ह्यूमन रिसोर्सेज का यूज़ करके एंड फोस्टरिंग एम्पैथी ड्रिवन करेक्शनल practices, prisoners can evolve into reformative institutions that prepare individuals for constructive re-entry into the society। ताकि वो जब सोसाइटी में दोबारा आए प्रिजनर्स, तो काफ़ी एक सोसाइटी को कंट्रीब्यूट कुछ कर सकें, एक कंस्ट्रक्टिव सोसाइटी बन सके, ना कि इस तरीके से कि वो बदले की भावना लेकर आए बाहर की। हाँ, अभी हम वहाँ पे जेल में थे, तो फिर इस तरीके से अपने आप को इनोसेंट दिखा रहे थे, अभी हम जेल से बाहर निकल गए हैं, तो हम रिवेंज की भावना से निकल रहे हैं। इस तरीके से वो प्रिजनर्स के अंदर ना आ जाए, इसलिए इन सब चीज़ों को कल्मिनेट किया गया है। ओके, यहाँ पे एक इंस्टीट्यूशन का नाम था, होल्ड ऑन, मैंने कुछ छोड़ दिया है लास्ट पेज पे, वो देख लेते हैं अभी। नीड फॉर प्रिजनर रिफॉर्म जो है 2023, ये क्यों होना चाहिए, मीन्स कि प्रिजनर रिफॉर्म का ज़रूरत क्यों है, ये बता रहा है यहाँ पर। सी यहाँ पर छोटा-सा क्या इन्फॉर्मेशन दिया हुआ है, हाई अंडर ट्रायल्स, मीन्स कि जितने लोग कन्विक्टेड हैं, सिर्फ अक्यूज़्ड है, कन्विक्टेड भी नहीं है, सिर्फ अंडर ट्रायल्स उनका है, 73.5% क्या है, वो जेल में है। क्योंकि उनमें से न जाने कितने लोग होंगे जो बिल्कुल कन्विक्टेड भी नहीं होंगे इन फ्यूचर, बट उनका टाइम तो जा रहा है मेन ना, इसलिए बता रहे हैं कि 73.5% जेल इनमेट्स क्या है, कन्विक्टेड ही नहीं, मीन्स अंडर ट्रायल में चल रहे हैं। ओवर क्राउडिंग हो रहा है, जेल में बहुत ज़्यादा ओवर क्राउडिंग हो रहा है, स्टाफ की वैकेंसीज़ हैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इतनी परसेंट ऑफ 32.78% ऑफ प्रिज़न स्टाफ पोस्ट्स। ओके, पुअर स्टाफ ट्रेनिंग है, स्टाफ की ट्रेनिंग बहुत ही ज़्यादा पुअर है। इनएडिक्वेट वुमेन फैसिलिटीज़, तो वुमेन की फैसिलिटीज़ ऑलरेडी बात कर लिया है। वीक रिहैबिलिटेशन एफर्ट्स, तो रिहैबिलिटेट करने के लिए एफर्ट्स बहुत ज़्यादा क्या है, वीक चल रहे हैं उसके, मीन्स बहुत वीक हैं। एनसीआरबी क्या है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, ठीक है, इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। इसका ओरिजिन कब हुआ था, 1986 में हुआ था, बेस्ड ऑन रिकमेंडेशन ऑफ टंडन कमेटी। ये याद रखिएगा कि टंडन कमेटी के रिकमेंडेशंस के थ्रू एनसीआरबी का गठन हुआ था, और नेशनल पुलिस कमीशन 1977 टू 81 एंड द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स टास्क फोर्स, ओके, 1985। ये किसके अंदर आता है, किस मिनिस्ट्री के अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। ओके, ये मेमोराइज कर लीजिएगा। Data repository acts as a repository of information on crime and criminals to assist investigators। तो ये क्या है कि एक डेटा रिपोजिटरी की तरह वर्क करता है कि जितने भी क्रिमिनल हो गए या फिर जितने भी अक्यूज्ड अंडर ट्रायल्स एंड क्रिमिनल्स कन्विक्टेड, सभी का क्या है, एक रिपोजिटरी बना हुआ है जिनमें सभी लोगों का डेटा एक जगह पे है। ये किसको हेल्प करता है, अगर कोई इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हो गया या जितने भी लोग इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं उस टीम में लगे हुए हैं, उन सभी को हेल्प करता है कि जितने भी प्रिजनर्स और जितने भी लोग हैं, उन सभी का डेटा एक ही जगह पे मिल जाता है। ये एग्जांपल क्या है इसका, नेशनल डेटाबेस फॉर सेक्सुअल ऑफेंडर्स, ये एक एग्जांपल है इन सब चीज़ों की, कि ये डेटाबेस बना हुआ है कि जितने लोगों ने सेक्सुअली असॉल्ट किया हुआ है, इस क्राइम में फंसे हुए हैं, उन लोगों का एक डेटाबेस में उनका सारा डिटेल्स भरा हुआ है। तो यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेशनल वेयरहाउस फॉर फिंगरप्रिंट रिकॉर्ड ऑफ इंडियन एंड फॉरेन क्रिमिनल्स, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट्स एंड आइडेंटिफिकेशन सिस्टम वाज इंटीग्रेटेड विद द एनसीआरबी प्रोवाइडिंग अ सर्चेबल डेटाबेस। तो जितने भी लोग हैं, ये प्रिजनर्स हो गए, इन सभी का जो फिंगरप्रिंट है इसको इंटीग्रेट कर दिया, इनके फिंगरप्रिंट के जो डेटाबेस है, मीन्स डेटा है, फिंगरप्रिंट के डेटा को इनका इंटीग्रेट कर दिया गया है डेटा रिपोजिटरी से, एनसीआरबी से। ओके, एनसीआरबी के रिपोजिटरी से इसको इंटीग्रेट कर दिया गया है। कोऑर्डिनेशन, इट इज सेंट्रल नोडल एजेंसी, सेंट्रल नोडल एजेंसी ये क्राइम के लिए और क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क के लिए एंड सिस्टम के लिए। पब्लिकेशन क्या है, ये क्या क्या पब्लिश करती है, इसके कुछ कुछ डेटाज होते हैं, रिपोर्ट्स होते हैं, वो पब्लिश करती है, वो देख लेते हैं क्या क्या है। ये इंपॉर्टेंट है, ये चीज़ें इंपॉर्टेंट है क्योंकि फ्रीलिक्स में डायरेक्टली आते हैं ना। तो क्या क्या पब्लिश करती है, क्राइम स्टैटिस्टिक्स इंक्लूडिंग क्राइम इन इंडिया, एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया एंड प्रिजनर स्टैटिस्टिक्स, ये तीन चीज़ें, चार चीज़ें ये करती है। आगे हम देख लेते हैं ये क्या क्या है, क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023 क्या कह रहा है, ये बताते हैं कि ये रिसेंटली क्या हुआ है, एनसीआरबी ने क्या किया है, पब्लिश किया है,
एनुअल क्राइम इन इंडिया रिपोर्ट 2023। उसका हाइलाइट्स क्या-क्या हैं? ओवरऑल केसेस रजिस्टर्स, तो कितने केसेस रजिस्टर हुए हैं? सॉ एन इंक्रीज ऑफ 7.2% ओवर 2022। तो मतलब कि 2022 के कंपैरेटिवली 7.2% क्या हुए हैं? केसेस एक्स्ट्रा इंक्रीज हुए हैं रजिस्ट्रेशन में। कौन से क्राइम्स? कॉग्निजेबल क्राइम्स। कॉग्निजेबल क्राइम्स कौन-कौन से होते हैं? जिनमें पुलिस क्या करता है, पुलिस को वारंट की जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऐसे ही आकर डायरेक्टली वो कर सकती है और अरेस्ट कर सकती है किसी भी पर्सन को। वेयर एन अरेस्ट कैन बी मेड विदाउट वारंट से बताया हुआ है, ठीक है। ये बहुत ही ज़्यादा इन सब चीज़ों के केसेस बढ़ते जा रहे हैं। जिस तरीके से गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन या मशीनरी एजेंसीज के एक क्या बोलते हैं कि उसको मशीनरी की तरह यूज़ किया जा रहा है, एज ए गवर्नमेंट मशीनरी की तरह यूज़ किया जा रहा है दीज डेज। ऐसा मीन्स कि इस तरीके से उनके ऊपर एलिगेशंस लग रहे हैं। दिस इक्वेट्स टू द सॉरी दिस इक्वेट्स टू अ क्राइम अकरिंग एवरी 5 सेकंड्स। तो अगर उस तरीके के डेटा को कंसीडर किया जाए अभी जो लास्ट पेज में है, तो ये क्या बता रहा है कि हर 5 सेकंड में एक कोई क्राइम अकर हो रहा है। साइबर क्राइम क्या है? साइबर क्राइम केसेस क्या हुए? 31.2% इंक्रीज हो रहे हैं। तो इस तरीके आप देख रहे हैं अभी जैसे एआई जनरेशन आ रहा है, जिस तरीके से डेवलप कर रहा है हर एक चीज़ें, तो इस तरीके से इसकी ये सब चीज़ें जितना ही बेनिफिट दे रही हैं, उतना उसका बैकड्रॉप मीन्स की ड्रॉबैक भी है। जितने एआई बढ़ेंगे और हर एक चीज़ें डेवलपमेंट होगा, तो उस तरीके से उनके रिस्क भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे सोसाइटी में। प्रीडोमिनेंट मोटिव बिहाइंड दीज क्राइम्स वॉज फ्रॉड। तो फ्रॉड करने के लिए फॉलोड बाई सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन, इन सब चीज़ों को करने के लिए साइबर का यूज़ किया जा रहा है। क्राइम अगेंस्ट शेड्यूल्ड ट्राइब्स, तो शेड्यूल्ड ट्राइब्स के अगेंस्ट में क्राइम तो देख ही रहे हैं। 28.8% इंक्रीज हुआ है केसेस रजिस्टर्ड। दिस इज लार्जली एट्रीब्यूटेड टू द एथनिक वायलेंस इन मणिपुर। तो अभी 2023 में आप देख रहे हो कि एथनिक वायलेंस हुआ था इतनी बुरी तरीके से मणिपुर में। तो इन सब वजहों की वजह से क्या है कि इंक्रीज हो रहा है शेड्यूल्ड ट्राइब में वायलेंस वगैरह, क्राइम वगैरह इंक्रीज हो रहा है। क्राइम अगेंस्ट चिल्ड्रन, तो चिल्ड्रन के अगेंस्ट में भी क्राइम इंक्रीज हो रहा है। ये कितना परसेंट हुआ है? 9.2% हो रहा है। दी हाईएस्ट नंबर ऑफ केसेस वर रजिस्टर्ड अंडर द किडनैपिंग एंड अबडक्शन। किडनैपिंग एंड अबडक्शन का केसेस सबसे ज़्यादा हाईएस्ट नंबर है उसका, फॉलोड बाय द पॉक्सो एक्ट। सबसे ज़्यादा किडनैपिंग एंड अबडक्शन एंड द सेकंड वन इज द पॉक्सो एक्ट अगेंस्ट द चिल्ड्रन अल्टीमेटली। क्राइम अगेंस्ट वुमेन, वुमेन के अगेंस्ट भी क्राइम बढ़ा है। मीन्स कि वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम बहुत ही मार्जिनल परसेंटेज से बढ़ा है, 0.7%। बट ये भी तो सही नहीं है ना, हमें तो रिड्यूस करना है, ये तो अल्टीमेटली बढ़ ही रहा है यहाँ पर। तो ये प्रॉब्लम्स है। नेक्स्ट वन जो रिपोर्ट पब्लिश कर रही है वो क्या है? एनसीआरबी का ही रिपोर्ट है ये। एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड्स इन इंडिया, ये कितना कितना हो रहा है ये देख लेते हैं अभी हम। तो एनसीआरबी ने पब्लिश किया हुआ है एक्सीडेंटल डेथ एंड सुसाइड रिपोर्ट। इसमें क्या क्या हाईलाइट्स हैं इसके? इंक्रीज इन सुसाइड, तो सुसाइड्स में इंक्रीज हुए हैं। टोटल रिपोर्टेड सुसाइड इंक्रीज इन 0.3% सुसाइड का क्या हुआ है? इंक्रीज हुआ है कंपेरेटिवली टू 2022। मीन्स की 2023 में रिपोर्ट पब्लिश हुआ है, तो 2022 के कंपेरेटिवली दिखा रहा है ये। However, rate of suicide has decreased by 0.8% during 2023 over 2022। मीन्स कि 2022 में जो क्राइम हुए थे कंपेरेटिव टू 2023 वो 0.8% रिड्यूस हुआ है। तो क्राइम रेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा है? सबसे ज़्यादा अंडमान एंड निकोबार में है, एंड सिक्किम में, एंड केरल में। अभी आप लोग सोच रहे होंगे कि अंडमान एंड निकोबार में सबसे ज़्यादा क्राइम रेट मीन्स कि ये हाईएस्ट कैसे हो सकता है सुसाइड रेट? तो सी बेसिक सा रीज़न ये है कि वहाँ की पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा है, मीन्स कि बहुत ज़्यादा कम है वहाँ की पॉपुलेशन। तो वहाँ पर अगर 1-2 भी 3 भी अगर सुसाइड होंगे, तो कंपैरेटिव टू देयर पॉपुलेशन इट वुड बी वेरी मच हाई। वही सेम सिक्किम के साथ में भी है, वही सेम केरल के साथ में भी है कि वहाँ की पॉपुलेशन एज़ कंपैरेबल टू अदर स्टेट्स काफ़ी ज़्यादा कम है। तो वहाँ पर बहुत कम अगर सुसाइड भी होंगे मीन्स के नंबर में, तो उनके पॉपुलेशन के रेशियो में वो बहुत ज़्यादा कंपेयर हो जाएँगे। ये इस तरीके से यहाँ पर सुसाइड रेट सबसे ज़्यादा है। ये नंबर ऑफ सुसाइड केसेस नहीं बता रहा है। ये यहाँ पर क्या बता रहा है कि सुसाइड रेट बता रहा है, रेट ऑफ सुसाइड रेट, ओके। सिटीज़ हैव हायर सुसाइड रेट एज़ कंपेयर्ड टू ऑल इंडिया सुसाइड रेट, मीन्स कि सब कंपेरेबल टू ऑल इंडिया सुसाइड रेट। स्टेट विथ हायर परसेंटेज शेयर सुसाइड, सबसे ज़्यादा परसेंटेज मीन्स कि स्टेट वाइज में किसमें सबसे ज़्यादा है? तो महाराष्ट्र एंड देन तमिलनाडु एंड महाराष्ट्र और मध्य प्रदेश, कर्नाटक, वेस्ट बंगाल। नो नीड टू रिमेंबर ऑल दीस थिंग्स, जस्ट महाराष्ट्र, तमिलनाडु, स्टार्टिंग 1 और 2 3 स्टेट्स आर मोर देन इनफ, ओके। मेल टू फीमेल रेशियो, ये देखिए ये डेटा इंपॉर्टेंट है, ओके, एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम। मेल टू फीमेल रेशियो क्या है सुसाइड का? मीन्स कि 72.8 रेशियो 27.2। ये क्या है? मेल टू फीमेल सुसाइड रेट है। मीन्स कि मेल ज़्यादा यहाँ पर सुसाइड कर रहे हैं एज कंपेरिजन टू 27 मीन्स फीमेल। मेजर कॉजेज क्या-क्या है इन सुसाइड्स के? कॉजेज क्या-क्या हो सकते हैं? एक तो फैमिली प्रॉब्लम्स हो गए, अदर देन मैरिज, मीन्स कि मैरिज रिलेटेड प्रॉब्लम नहीं, सिर्फ और सिर्फ फैमिली प्रॉब्लम्स हैं। ये मैरिज से रिलेटेड नहीं है, ओके। और दूसरा बीमारी से हो गया। बीमारी से क्या बता रहा है कि कुछ लोग होते हैं जो बहुत ज़्यादा बीमार हो जाते हैं और बहुत ही क्रॉनिक डिजीज़ अगर हो जाता है, बहुत लॉन्ग टर्म तक वो सस्टेन करता रहते हैं, वो मीन कि
वो लॉन्ग टर्म तक बीमारी से झेल रहे होते हैं और उनका जो फाइनेंशियल स्ट्रेंथ होता है वो बिल्कुल ही ड्रेन होता रहता है। इससे क्या होता है, इंसान का मेंटल स्थिति बहुत बेकार हो जाता है, इसलिए वो चाहते हैं कि इससे बेटर तो हम सुसाइड ही कर लेते हैं, ताकि कम से कम ये फाइनेंशियल जो प्रॉब्लम है, फाइनेंशियल जो ड्रेन हो रहा है, ये रोका जा सके। कम से कम ये तो रुक जाएगा जब एक बार के लिए इंसान का डेथ हो जाएगा तो। इसलिए इलनेस की वजह से भी 98% वहाँ पर हो रहा है। ड्रग अब्यूज़ एंड अल्कोहलिक एडिक्शन, ये तो बहुत ही बुरी है कि ड्रग अब्यूज़ और अल्कोहलिक एडिक्शन की वजह से भी सुसाइड लोग कर रहे हैं, 7% कर रहे हैं। और मैरिज रिलेटेड इश्यूज़ 5.3, लव अफेयर्स के लिए 4.7 एंड देन अल्टीमेटली बैंक्रप्सी एंड इंडेटनेस 3.8, अनएम्प्लॉयमेंट 1.8 एंड फेलियर इन एग्जामिनेशन 1.4। तो एग्जाम का फेलियर में 1.4% है। ओके, फार्मर सुसाइड, इन सभी सुसाइड्स को एक साथ में है, ये मीन्स क्या इसका अलग है, और बाकी फार्मर सुसाइड इसको सेपरेटली पढ़ रहे हैं। 10,786% अकाउंटिंग टू 6.3% ऑफ टोटल सुसाइड में से फार्मरशिप सुसाइड कर रहे हैं, इसके विक्टिम हैं। जीरो सुसाइड्स फॉर फार्मर कल्टिवेटर्स एग्रीकल्चर एंड लेबरर्स। तो ये जो स्टेट्स हैं, यहाँ पर कोई भी एक सिंगल भी सुसाइड नहीं किया है फार्मर ने। कौन कौन से वो स्टेट हैं? वेस्ट बंगाल, बिहार, उड़ीसा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश एंड गोवा। सो यहाँ पर इसका मतलब ये नहीं है कि यहाँ पर कोई फार्मर ने सुसाइड नहीं किया तो वो बहुत ही लाइफ उनका फ्लरिशिंग हो रहा है, फ्लरिशिंग बहुत अच्छे तरीके से वो जी रहे हैं, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग उनका बहुत हाई चल रहा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। मीन्स कि वो डिपेंड करता है एरिया वाइज, एरिया वाइज। अब अभी आप कंसीडर कर लीजिए बिहार का, तो बिहार के फार्मर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल फ्लरिश कर रहे हैं। You all know all those things, whatever you can see on the news or at the ground reality। तो ये चीज़ें आपको पता भी हैं, सबको पता है, बट ये डेटा है, तो अभी एट दिस मोमेंट ऑफ टाइम व्हाट यू विल नीड टू डू इज टू मेमोराइज ऑल दिस डेटा। ओके, नथिंग मोर देन दैट। इनिशिएटिव्स टेकन टू प्रिवेंट सुसाइड, तो क्या क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं सुसाइड्स को रोकने के लिए, वो देख लेते हैं। फर्स्ट वन क्या है? नेशनल सुसाइड प्रिवेंशन स्ट्रेटजी 2022 एम्स टू रिड्यूस सुसाइड मोर्टेलिटी बाय 10% बाय 2030। तो ठीक है, तो 2030 तक क्या करना है कि सुसाइड को 10% से रिड्यूस कर देना है, मोर्टेलिटी, सुसाइड मोर्टेलिटी को। सेकंड वन क्या है? टेलीमानस पोर्टल। ये टेलीमानस पोर्टल ये काफ़ी ज़्यादा फेमस है। ये क्या है? 24/7 है। तो ये टेली मेंटल हेल्थ सपोर्ट, यहाँ पर आप कॉल करेंगे, अगर आप मेंटल स्थिति से मतलब मेंटली बहुत ज़्यादा परेशान चल रहे हैं, मेंटल आपको थेरेपी चाहिए, तो आप टेलीमानस पोर्टल पे कॉल करके मेंटली एडवाइस और चीज़ें ले सकते हैं, जिससे कि आपका मेंटल स्टडी सही हो सके। मीन्स कि वहाँ पर साइकियाट्रिस्ट लोग रहेंगे, वो आपके सही करने की कोशिश करेंगे, आपको समझने की कोशिश करेंगे। ओके, ये लास्ट थर्ड वन क्या है? नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम टू प्रोवाइड एक्सेसिबल डिसेंट्रलाइज्ड एंड नेशनल हेल्थ केयर, ये चीज़ें प्रोवाइड करने के लिए है। और थर्ड वन यहाँ पर क्या है? मनोदर्पण है। मनोदर्पण क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन का एक प्रोजेक्ट है टू प्रोवाइड साइकोलॉजिकल सपोर्ट फॉर द मेंटल हेल्थ एंड वेलबींग ऑफ स्टूडेंट, टीचर एंड फैमिलीज। तो स्टूडेंट, टीचर और फैमिलीज का, इन तीनों का एक क्या करना है? साइकोलॉजिकल सपोर्ट मिलेगा मेंटल हेल्थ के लिए एंड वेलबींग के लिए, इन लोगों को, स्टूडेंट, टीचर एंड फैमिलीज को। ओके, अभी नेक्स्ट वन, ये सारा टॉपिक खत्म हो गया है एनसीईआरटी का। अभी हम नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या देखने जा रहे हैं? आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2025। यस, तो इसमें क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने प्रपोज किया है अमेंडमेंट आईटी रूल्स, इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड डिजिटल मीडिया एथिक्स कोड 2021 रूल्स यहाँ पर आया हुआ है टू चेक मिसयूज ऑफ सिंथेटिक लीड जनरेटेड इन्फॉर्मेशन इंक्लूडिंग डीप फेक्स। तो अभी इस तरीके से क्या हो रहा है? अभी जिस तरीके से एआई का बहुत ज़्यादा ही एक्सपेंशन हुआ है, बहुत ही ज़्यादा सर्ज हुआ है, इनमें क्या है कि जो डीप फेक्स वीडियोज़ बन रहे हैं, डीप फेक इमेजेस बन रहे हैं, और जो सिंथेटिकली जनरेटेड मीन्स की जो सॉफ्टवेयर्स के थ्रू जो जनरेट किया जा रहा है, सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन, इन सभी का मिसयूज को रिड्यूस करने के लिए और सही करने के लिए ये एक आईटी अमेंडमेंट रूल्स 2025 को लाया गया है। मोर ऑन द न्यूज़, तो अभी क्या-क्या न्यूज़ में है ये देख लेते हैं। ओके, द अमेंडमेंट रूल्स शैल कम इन इफेक्ट फ्रॉम 15th ऑफ नवंबर 2025। तो ये आज का ही दिन है, अभी 15th ऑफ नवंबर, आज से ये एनफोर्स हो जाएगा ये अमेंडमेंट रूल्स, एंड कॉल्ड एज इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंफॉर्मेशन इंटरमीडिएट गाइडलाइंस एंड सोशल मीडिया एथिक्स कोड अमेंडमेंट रूल्स 2025। अभी क्या-क्या है इसमें ये देख लेते हैं हम लोग। तो ये क्या प्रपोज किया गया है? अमेंडमेंट टू स्ट्रेंथन ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशन ऑफ इंटरमीडियरीज, पर्टिकुलरली सोशल मीडिया इन्फॉर्मेशंस इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो ये दो चीज़ें हैं, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज एंड सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज। तो यहाँ पर फर्स्ट वन क्या है? एसएमआई, एसएमआई। ओके, एसएमआई इसका मतलब क्या है? सोशल मीडिया इंटरमीडियरी का मतलब ये है कि वो सभी सोशल मीडिया जो ऑनलाइन जो एप्लीकेशंस हो गए, जहाँ पर हाँ आप चैट कर सकते हैं, कॉल से बात कर सकते हैं, फ़ोटोज़ पोस्ट कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। तो दीज़ आर द थिंग्स, ये क्या हो गए? सोशल मीडिया इंटरमीडिएट हो गए। और सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडिएरीज़ क्या हैं? जिनमें गवर्नमेंट की तरफ से अलाउड जितने भी उसमें यूज़र्स हो सकते हैं,
उस थ्रेशोल्ड से अगर ज़्यादा लोग रहेंगे तो वो सोशल मीडिया सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हो गया। अभी करंटली क्या है कि 50 लाख थ्रेशोल्ड लिमिट है। अगर कोई भी अगर ऐसा प्लेटफॉर्म या वेबसाइट या फिर एप्लीकेशन है जहाँ पर ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, आप जो मैंने अभी बताया, चैटिंग कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, फोटो पोस्ट कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें हैं। ये कोई भी एप्लीकेशन अगर प्रोवाइड करा रहा है और उस एप्लीकेशन में अगर 50 लाख से ज़्यादा यूजर्स हैं उसके, तो वो क्या हो गया सिग्निफिकेंट सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज, और उससे कम है तो सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हो गया। ठीक है, ये दो चीज़ें हैं यहाँ पर ये। एंड देन अभी आईटी एक्ट जो आईटी रूल्स आया हुआ है 2021, वो देख लेते हैं। तो ओरिजिनली नोटिफाइड इन 2021 एंड सब्सिक्वेंटली अमेंडेड इन 2022 2023। तो ओरिजिनली पहली बार नोटिफाई किया गया 21 में एंड देन अमेंड किया गया है 22 और 23 में। दे प्रिस्क्राइब्स framework for regulation of content by online publishers of news and current affairs content and curated audio visuals content। तो ये फ्रेमवर्क किस चीज़ के लिए बनाया गया है? रेगुलेट करने के लिए कंटेंट जो ऑनलाइन पब्लिशर्स होते हैं, जो ऑनलाइन वीडियोस अपलोड कर रहे हैं, उन सभी पब्लिशर्स के लिए। वो कौन-कौन से हैं? जो न्यूज़ बता रहे हैं या फिर करंट अफेयर्स का कंटेंट बता रहे हैं या फिर क्यूरेटेड ऑडियो वीडियो कंटेंट है। ये सारी चीज़ों के लिए क्या है, ये रूल्स लाए गए हैं उनको रेगुलेट करने के लिए। ड्यू डिलिजेंस ऑब्लिगेशंस ऑन इंटरमीडियरीज। तो जो ऑब्लिगेशंस वगैरह हैं उन इंटरमीडियरीज पे वो क्या है, इंक्लूडिंग एसएमआईज विद ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग ऑनलाइन सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी। कि जो लाइक इसका एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे फेसबुक हो गया, व्हाट्सएप हो गया और ट्विटर हो गया, और इस तरीके से जितने भी लिंक्डइन हो गया, ये जितने भी तरीके के प्लेटफॉर्म हैं, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, ये सब क्या है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज हैं। तो ऑब्जेक्टिव ऑफ इंश्योरिंग उनको ऑनलाइन सेफ्टी देनी होगी और सिक्योरिटी एंड अकाउंटेबिलिटी भी उनकी बनती है अगर उनके तरफ से उनके प्लेटफॉर्म पे कोई भी चीज़ें ऐसी जो मिसलीडिंग है या फिर मिस इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करने वाली चीज़ें हैं जो रकस पैदा कर सकती हैं सोसाइटी में, उन सभी चीज़ों के लिए क्या है, उनका भी अकाउंटेबिलिटी बनता है और सिक्योरिटी और ऑनलाइन सेफ्टी देना उनको उनको ज़रूरी है। ठीक है? और ये क्या है, ये अभी मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है जो-जो चीज़ें थी, एसएमआई एंड एसएमआईएस। ओके, ठीक है? ये दोनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दिया है। और एक्सपेक्ट क्या है ये देखते हैं। डिफाइन सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन। सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन क्या-क्या चीज़ें हैं? इन्फॉर्मेशन दैट इज़ आर्टिफिशियली और एल्गोरिदमिकली क्रिएटेड, जनरेटेड, मॉडिफाइड और अल्टर्ड यूजिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज इन अ मैनर दैट अपीयर्स रीजनेबली ऑथेंटिक एंड ट्रू। ठीक है? तो ऐसा कोई भी चीज़ जो आर्टिफिशियली बनाया गया है या फिर किसी एल्गोरिदम के थ्रू बनाया गया है या फिर जनरेट किया गया है या फिर चेंज कर दिया गया है, कोई भी चीज़ें ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही हैं यूट्यूब पे, मीन्स कि यूट्यूब पे या फिर किसी भी प्लेटफॉर्म पे, उनको मॉडिफाई कर दिया गया है या फिर कोई चीज़ें अपलोड करने के लिए एक आर्टिफिशियल तरीके से बनाया गया है, मीन्स एआई के थ्रू, जनरेटिव एआई के थ्रू, इन सब चीज़ों के थ्रू बनाया गया है कंप्यूटर के थ्रू। तो उनमें क्या है, और वो देखकर ऐसा लग रहा है कि वो रियल ही है, मीन्स इट अपीयर्स रीजनेबली ऑथेंटिक, वो देख के रियल ही लग रहा है। तो इसको क्या बोलते हैं, सिंथेटिकली जनरेटेड इन्फॉर्मेशन है ये। अब ड्यू डिलिजेंस ऑफ इन रिलेशन टू एसजीआई, इसका ड्यू डिलिजेंस क्या क्या है वो देख लेते हैं। मैंडेट्स दैट इंटरमीडियरीज ऑफरिंग कंप्यूटर रिसोर्सेज enabling creation or modification of SGI must ensure that information is labeled or embedded with a permanent unique metadata or identifier। ठीक है? तो ये क्या है कि जितने भी जनरेटिव एआई या फिर एआई के थ्रू ये सारी वीडियोस वगैरह जो भी चीज़ें बनाई जा रही हैं, उन सभी को लेबल देना होगा, मीन्स उनको लेबल करना होगा कि हाँ, ये एआई के थ्रू बनाया गया है, डेवलप्ड विथ एआई, डेवलप्ड विथ डीप फेक, या जो भी तरीके से हैं। अगर ये आर्टिफिशियल तरीके से बनाए गए हैं तो उनको लेबल करना होगा और वहाँ पर लिखना होगा, स्पेशली एम्बेडेड करना होगा विथ परमानेंट यूनिक मेटाडेटा और आइडेंटिफायर। ओके, ठीक है? कि ये एआई के थ्रू बनाया गया है, ये यहाँ पर आपको लेबल लगाना बहुत ज़रूरी है। इन केस ऑफ विजुअल कंटेंट, लेबल शुड कवर एटलीस्ट 10% ऑफ द टोटल सर्फेस एरिया। तो जो लेबल लगा रहेगा उस पूरे जो फोटो रहेगा या वीडियो रहेगा, उसका कम से कम 10% वो एरिया कवर किए रहना चाहिए। ठीक है? जहाँ पर वो लिखा रहेगा। एंड इन केस ऑफ ऑडियो कंटेंट इट शुड कवर इनिशियल 10% ऑफ द टोटल ड्यूरेशन। तो कोई भी ऑडियो वगैरह रहेगा, जितने मिनट का या फिर जितने घंटे का वो ऑडियो रहेगा, जितने भी ड्यूरेशन का रहेगा, उस ड्यूरेशन का स्टार्टिंग का 10% क्या रहना चाहिए, उसका वो बता देना चाहिए, उसका मेन कंटेंट, कि हाँ, ये किसके थ्रू बनाया गया है, जनरेटिव एआई के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू बनाया गया है। लेबल और आइडेंटिफायर मस्ट इनेबल इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंटेंट एज एसजीआई। तो ये लेबल और आइडेंटिफायर क्या करेगा, तुरंत ही क्या करेगा, इनेबल कर देगा इमीडिएट आइडेंटिफिकेशन को, कि हाँ, ये किस तरीके से बनाया गया है, सिंथेटिकली तरीके से बनाया गया है। प्रोहिबिट्स इंटरमीडियरीज फ्रॉम मॉडिफाइंग, सप्रेसिंग और रिमूविंग लेबल्स सच आइडेंटिफायर्स। ठीक है? तो ये क्या है कि ये जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, इनको प्रोहिबिट करता है कि वो मॉडिफाई या फिर सप्रेस या फिर हटा नहीं सकते हैं उन सभी लेबल्स को। ठीक है? कि ताकि वो लाइक फेसबुक, व्हाट्सएप, यूट्यूब, ये सब चीज़ों को मतलब कि ये ऑब्लिगेशन रहेगा कि आप हटा नहीं सकते हैं उस लेबल को। उसके बाद क्या है, इनहेंस्ड ऑब्लिगेशन फॉर एसएसएमआईज। तो क्या-क्या इसके ऑब्लिगेशन से इनहेंस्ड किया गया है वो देख लेते हैं। यूजर डिक्लेरेशन ऑन वेदर
अपलोडेड इन्फॉर्मेशन इज सिंथेटिकली जनरेटेड, तो यूजर को बताना पड़ेगा कि ये सिंथेटिकली जनरेटेड है कि उनका रियल कंटेंट है ये। डिप्लॉय रीजनेबल एंड प्रोपोर्शनेट टेक्निकल मेजर्स इंक्लूडिंग ऑटोमेटेड टूल्स और अदर सुटेबल मैकेनिज्म टू प्रोवाइड सच डिक्लेरेशन इंक्लूड, ठीक है। तो यहाँ पर क्या करेगा कि एक एआई के थ्रू उसको लगा दिया जाएगा चेक करने के लिए, मीन्स कि अभी सेपरेटली सभी को मैन्युअली चेक करना तो पॉसिबल है नहीं कि जाकर सभी वीडियोस पे देख सकें आप कि वहाँ पर लेबल लगा हुआ है कि नहीं, लगा हुआ है कि नहीं, इतने ढेर सारे लाख एंड करोड़ सब वीडियोस हैं। तो एक एआई के थ्रू वो मैकेनिज्म रहेगा ताकि वो ऑटोमेटिकली एआई खुद जन चेक कर सके चीज़ों को कि वो लेबल्ड है या फिर नहीं है। इंश्योर दैट एसजीआई इज क्लियरली एंड प्रोमिनेंटली डिस्प्लेड विद एन अप्रोप्रिएट लेवल और नोटिस, वही चीज़ें हैं। अगर उसको ये सारे प्रोविजंस को कंप्लाई को फिल कर दिया जाता है, मीन्स अगर प्लेटफॉर्म पे नहीं हो उसका हो पाता है तो लीगल इम्यूनिटी को वो लूज कर जाएगा, दे एंजॉय फ्रॉम द थर्ड पार्टी कंटेंट, मीन्स कि वो प्लेटफॉर्म लीगल एंट्री एक लीगल इम्यूनिटी लूज कर जाएगा अपना कोर्ट में केस अगर हो गया इसके अगेंस्ट में, तो उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के अगेंस्ट में, ठीक है। सीनियर लेवल अथोराइजेशन, सीनियर लेवल पे अथोराइजेशन क्या हो सकता है, एनी इमिटेशन टू इंटरमीडियरीज फॉर रिमूवल अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन कैन नाउ ओनली बी इशूड बाई, तो कोई भी अगर अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन है जो कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे पड़ा हुआ है, कोई भी इंटरमीडियरीज में पड़ा हुआ है, सोशल मीडिया इंटरमीडियरीज में, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए कौन, उसको रिमूव करने के लिए वो कंटेंट को, वो डेटा को कौन-कौन इश्यू कर सकता है, एक जॉइंट सेक्रेटरी लेवल का या फिर उससे अबव लेवल का अगर ऑफिसर रहेगा सेंट्रल मिनिस्ट्रीज में या फिर उसके इक्विवेलेंट रहेगा स्टेट्स में, वो कर सकता है इश्यू, या फिर डेप्यूटी इंस्पेक्टर जनरल या उससे हायर रैंक का पुलिस का ऑफिसर रहेगा पुलिस फोर्सेज का, तो वो इश्यू कर सकता है उन सारे अनलॉफुल इन्फॉर्मेशन को रिमूव करने के लिए, इसके अलावा कोई और नहीं कर सकता है, ठीक है। चैलेंजेस ऑफ आइडेंटिफाइंग एआई जनरेटेड कंटेंट, तो एआई जनरेटेड कंटेंट है जो इतना ज़्यादा रियलिस्टिक हो गया आज के टाइम पे कि उसको आइडेंटिफाई करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होता है। तो लैक ऑफ बेंचमार्क्स लाइक एक्जिस्टिंग एआई डिटेक्टर्स हैव हाई एरर्स, तो अभी एआई के थ्रू हम उसको चेक भी करेंगे कि वहाँ पर कोई एआई जनरेटेड वीडियो तो नहीं है, एआई के ज़रिए ही हम चेक करेंगे कि कोई एआई वीडियो तो नहीं डाला गया है, मीन्स उस पे लेबल प्रॉपर है कि नहीं है। तो इसमें क्या हो सकते हैं, एरर्स काफ़ी ज़्यादा होंगे कि कुछ-कुछ जो एआई जनरेटेड रहेंगे बट उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा कि हाँ, ये एआई जनरेटेड है। कुछ-कुछ एआई जनरेटेड नहीं, ह्यूमन जनरेटेड रहेंगे बट वो उसको भी डिटेक्ट कर लेगा कि क्या है, वो एआई जनरेटेड है। तो इससे क्या होता है कि काफ़ी ज़्यादा क्लैश हो जाएगा। तो ये सब क्या है, इसके ड्रॉबैक्स वगैरह हैं। तो उसको रिज़ॉल्व करने के लिए और सिस्टमैटिक तरीके से करेंगे तो उसको सॉल्यूशन इसका निकाल सकते हैं हम लोग। और लैक ऑफ कैपेसिटी, कैपेसिटी का भी लिखा है, द शेयर वॉल्यूम ऑफ एआई जनरेटेड कंटेंट एक्सीड द प्रोसेसिंग एंड स्टोरेज कैपेबिलिटीज ऑफ द मोस्ट डिटेक्शन सिस्टम्स, ठीक है। तो इतने ढेर सारे, वही बताया ना कि वॉल्यूम में ज़्यादा वीडियोज़ वगैरह हैं तो उसको डिटेक्ट करना, इतने ढेर सारे डेटास को प्रोसेस करना, वीडियोज़ को प्रोसेस करना काफ़ी हैवी टास्क है। तो ये एक स्केलिंग ऑफ डिटेक्शन सिस्टम विल पोज फाइनेंशियल चैलेंजेस, मीन्स कि इतना ज़्यादा चीज़ें रहेंगी तो फाइनेंशियल चैलेंजेस भी आएंगे, बहुत ज़्यादा पैसे भी खर्चे होंगे उसमें। एनोनिमिटी, एआई जनरेटेड कंटेंट और डिफेक्ट कैन बी मेड एनोनिमसली और हाउस्ड ऑन फॉरेन सर्वर, फर्दर लैक ऑफ यूनिफाइड लॉज एंड रेगुलेटरी मैकेनिज्म हिंडर्स क्रॉस बॉर्डर वेरिफिकेशन एंड ट्रेसेबिलिटी। तो ये क्या है, ये जो एआई जनरेटेड चीज़ों को चेक करने के लिए ये जो डेटाबेस रहेगा, ये सब चीज़ें रहेंगी, ये कहाँ पर है, फॉरेन में रेगुलेट किया जा रहा है। तो इससे यहाँ पर सिक्योरिटी इश्यूज़ भी है, एनोनिमिटी इश्यू भी है कि वो डेटा लीक ना हो जाए। इंटरसेप्टेबिलिटी, इंटरसेप्टेबिलिटी क्या है, सॉरी इम्परसेप्टिबिलिटी क्या है, जनरेटिव एआई जनरेटेड कंटेंट ब्लेंड सीमलेसली विद ह्यूमन क्रिएटेड कंटेंट। तो जो जनरेटिव एआई का कंटेंट है और जो ह्यूमन का कंटेंट है, वो कंटेंट वगैरह है, मीन्स रियल कंटेंट है जो जो सिंथेटिक नहीं है, वो जो नेचुरल है, वो दोनों क्या हो रहे हैं, इतना सिमिलर हो जाने कि बिल्कुल ही मिक्स हो जा रहे हैं वो चीज़ें ना, सीमलेसली ब्लेंड हो जा रहे हैं वहाँ पर। टूल्स लाइक मिडजर्नी, डेल ई एंड स्टेबल डिफ्यूजन कैन जनरेट हाइपर रियलिस्टिक इमेज। ये हाइपर रियलिस्टिक इमेज जनरेट कर रहा है जो कि बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट हो जाएगा एआई को ही कि डिटेक्ट करना कि ये एआई जनरेटेड है या फिर ह्यूमन मेड है। बैलेंसिंग इनोवेशन एंड प्राइवेसी, तो यहाँ पर इनोवेशन को और प्राइवेसी को दोनों को बैलेंस कर रखे चलना है कि रिस्क प्राइवेसी कंसर्न ड्यू टू मेटा डेटा ट्रैकिंग, ओवर रेगुलेशन कुड कंस्ट्रेन एआई इनोवेशन एंड अंडर रेगुलेशन रिस्क अनचेक्ड स्प्रेड ऑफ इन्फॉर्मेशन। तो बहुत ज़्यादा अगर ओवर रेगुलेट करेंगे इन सब चीज़ों को तो एआई जनरेशन में काफ़ी ज़्यादा डिमोटिवेशन होगा लोगों को, जो वहाँ पर इंजीनियर्स वगैरह हैं, और उनके इनोवेशन करने की अंदर से मीन्स की मोटिवेशन भी नहीं आएगा। और बहुत ही ज़्यादा कम अगर रेगुलेट किया जाएगा, अंडर रेगुलेट किया जाएगा तो इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने का, मिस इन्फॉर्मेशन स्प्रेड होने का चांसेस भी हायर हो जाएंगे। तो ये सब यहाँ पर इश्यूज वगैरह हैं। नीड टू लेबल एआई जनरेटेड कंटेंट, ये क्या दिखा रहा है, ये किस चीज़ के लिए हो रहा है कि ताकि इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट किया जा सके, कि कोई भी कंटेंट ऑलरेडी बना हुआ है फिर अपना कोई एआई जनरेटेड वीडियो डाल दे रहा है, इमेज डाल दे रहा है या फिर ऑडियो वगैरह डाल दे रहा है, तो कहीं उससे इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का भी तो रिस्क होता है ना, कि दूसरे के इन्फॉर्मेशन को आप यहाँ पर अपने अपने नेम से करा ले रहे हो कि नहीं ये मेरा खुद का कंटेंट है, ओरिजिनलिटी पे यहाँ पर इश्यू आता है, जेन्युइनिटी पे, ठीक है। प्रिवेंट मिस इन्फॉर्मेशन एंड डिफेक्ट्स, तो डिफेक्ट्स को वहाँ पर और मिस इन्फॉर्मेशन को प्रिवेंट करने के लिए स्ट्रेंथन अकाउंटेबिलिटी थ्रू ट्रेसेबिलिटी एंड लायबिलिटी, तो वहाँ पर अकाउंटेबिलिटी का भी तो स्ट्रेंथन करना होगा ना कि कौन इसके लिए अकाउंटेबल है।
एजुकेशनल रिसर्च इंटीग्रिटी टू हेल्प अपहोल्ड एकेडमिक ऑनेस्टी। तो यहाँ पर क्या है कि जो रिसर्च वगैरह हो गई, ये सब चीज़ें हो गई, जो रिसर्च पेपर पब्लिश होता है, तो यहाँ पर एकेडमिक ऑनेस्टी को भी तो यहाँ पर दिखाया जाएगा कि कोई अगर एआई के थ्रू या फिर किसी और के थ्रू अगर यूज़ कर ले रहा है और दिखा दे रहा है कि ये मेरा रिसर्च है, कुछ डेटाज़ को इधर-उधर बस आगे-पीछे करके, तो ये सब यहाँ पर इश्यूज़ आ रहे हैं। टू इंश्योर ऑथेंटिसिटी एंड क्रेडिबिलिटी ऑफ इन्फॉर्मेशन यूज्ड इन सेक्टर लाइक हेल्थ केयर, फाइनेंशियल सर्विसेज एक्सेट्रा। ठीक है? तो ये चीज़ें हैं। होल्ड ऑन। तो यहाँ पर इन सभी को टैकल करने के लिए इनिशिएटिव्स टेकन टू टैकल डीफेक्ट्स को टैकल करने के लिए क्या-क्या इनिशिएटिव्स लिए गए हैं इंडिया की तरफ से, वो देख लेते हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया इश्यूड एडवाइजरी नोटिस ऑन डिस्क्लोजर ऑफ एसजीआई एंड एआई जनरेटेड कंटेंट ड्यूरिंग इलेक्शंस। तो यहाँ इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने क्या किया है, एडवाइजरी इश्यू कर दिया है एआई जनरेटेड कंटेंट और इन सब चीज़ों के लिए। ऑल पॉलिटिकल पार्टीज शैल इंश्योर दैट, सभी पॉलिटिकल पार्टीज को क्या ध्यान में रखना होगा कि कोई भी अगर सिंथेटिकली जनरेटेड इमेजेस, ऑडियो, वीडियो कुछ भी ऐसा है डिसेमिनेटेड फॉर कैंपेन के लिए यूज़ किया गया है, तो वो शैल बियर क्लियर, प्रोमिनेंट एंड लेजिबल लेबल सच एज़ एआई जनरेटेड डिजिटली, मतलब कि ये जितनी भी चीज़ें हैं, अगर कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ने यूज़ किया हुआ है एआई जनरेटेड वीडियोज़ अगर अपने पार्टी के कैंपेन के लिए, तो उनको प्रॉपर्ली वहाँ पर लेबल करना होगा कि हाँ, ये एआई जनरेटेड ऑडियो, वीडियो और इमेज वगैरह जो भी है, ये सिंथेटिक कंटेंट है, उनको यहाँ पर प्रॉपर लेबल करना होगा, जो कि क्या होगा, एटलीस्ट 10% ऑफ द विजिबल डिस्प्ले एरिया, कम से कम उस डिस्प्ले एरिया का 10% वहाँ पर दिखना भी चाहिए कि हाँ, ये एआई जनरेटेड है। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल छोटा-सा कहीं पे लिख दिया, बहुत छोटा-सा लेबल कर दिया कि जो देखने वाला है उसको पता ही नहीं चले। बाकी वो लीगली एकदम बिल्कुल फ्री रहें कि हाँ, देखो मैंने लिखा तो था, बहुत छोटा-सा ही लिखा है, बट हाँ, लिखा है। तो ये हो गया ड्यूरेशन ऑफ द ऑडियो, मीन्स ऑडियो के ड्यूरेशन का 10%। तो लेबल इन द केस ऑफ वीडियो कंटेंट शैल बी कैरिड एज़ अ पार्ट ऑफ टॉप हैंड ऑन द स्क्रीन। तो इन मतलब वीडियो के केस में क्या होगा कि ये टॉप हैंड स्क्रीन के टॉप साइड में ही ये किया जाएगा, वहाँ पर लिखा जाएगा कि हाँ, लेबल किया जाएगा, ये एआई जनरेटेड ऑडियो वीडियो है। ठीक है, एनी इंस्टेंसेस ऑफ एआई अल्टर्ड इमेज और वीडियो और मिस इन्फॉर्मेशन और मैनिपुलेटेड कंटेंट डिटेक्टेड ऑन ऑफिशियल पार्टी हैंडल शैल बी टेकन डाउन विद इन 3 आवर्स ऑफ बीइंग नोटिस्ड और रिपोर्टेड। तो कोई भी अगर एआई जनरेटेड ऑडियो, वीडियो और कुछ भी ऐसे मिस इन्फॉर्मेशन वगैरह है जो मैनिपुलेटेड कंटेंट है, अगर डिटेक्ट होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के वेबसाइट पे, तो उसको 3 आवर्स के विद इन ही नोटिस जारी करके वहाँ से डिलीट कर दिया जाएगा। ठीक है, डेटा पर्सनल डीपीडीपी यहाँ पर क्या है, डेटा पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन बिल, डिजिटल पर्सन डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 ये आया हुआ है, इंश्योर्स दैट डेटा इज प्रोसेस्ड लॉफुली बाय डेटा फिडुशरीज। तो डेटा फिडुशरीज के थ्रू क्या किया जाना चाहिए, लॉफुली यहाँ पर क्या करना चाहिए, डेटा को प्रोसेस करना है। यूजर कंसेंट एंड रीजनबली सिक्योरिटी सेफगार्ड डिफेक्ट्स यूजिंग पर्सनल डेटा विदाउट कंसेंट एंड अट्रैक्ट पेनल्टीज अंडर दिस एक्ट। तो इस एक्ट के अंदर तक क्या है कि अगर डीफेक के थ्रू कोई भी पर्सनल डेटा को क्या हुआ है, बिना कंसेंट के अगर उसको मैनिपुलेट किया जा रहा है, मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया जा रहा है, तो उसके तहत आपको एक पेनल्टी भी भरना होगा। मीन्स ये पेनलाइजिंग है इस एक्ट के थ्रू। इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन I4C empowers agencies to issue notice for removal of disabling access to unlawful content including deepfakes under IT Act with IT Rules 2021। तो ये सब क्या है, यहाँ पर डिलीट किया जाएगा, वहाँ से रिमूव कर दिया जाएगा अगर कोई भी इस तरीके से क्या बोलते हैं इन्फॉर्मेशन का पब्लिशिंग हो रहा है। तो कुछ और पोर्टल है यहाँ पर, सहयोग पोर्टल बाई I4C के थ्रू एक ही पोर्टल है सहयोग पोर्टल, और नेशनल साइबर क्राइम रिपोर्टिंग पोर्टल और CERT-IN, ये अभी लास्ट में इंटरनल सिक्योरिटी में लास्ट मंथ में दिखाया गया था, ये CERT-IN। ठीक है, ये क्या है, कुछ ग्रुप है, कुछ एक्सपर्ट्स का, कुछ एग्जीक्यूटिव्स का कुछ ग्रुप है, जो कि अगर कोई भी ऐसे अगर साइबर सिक्योरिटी इश्यू वगैरह आते हैं, उनको रिपोर्ट किया जाता है, तो वो बहुत ही जल्दी तरीके से सारी चीज़ों को हैंडल करके और वहाँ से हटा देते हैं, मीन्स कि ऑनलाइन पोर्टल से रिमूव कर देते हैं वो। और ग्लोबली क्या है कि यूरोपियन यूनियन एआई एक्ट मैंडेट्स वाटर मार्किंग ऑफ सिंथेटिक कंटेंट। तो वहाँ पे यूरोपियन यूनियन का एआई एक्ट क्या करता है कि अगर कोई भी सिंथेटिक कंटेंट बन रहा है, कोई भी एआई जनरेटेड कंटेंट बन रहा है और वो पब्लिश हो रहा है कहीं पे भी अगर ऑनलाइन, तो उसको वहाँ पर एक वाटर मार्किंग रहेगा, वहाँ पर बैकग्राउंड में वाटर मार्क रहेगा कि ये सिंथेटिक कंटेंट है। ठीक है, और डेनमार्क ने क्या प्रपोज किया है, न्यू डीफेक रेगुलेशन लेजिस्लेशन एज अ पार्ट ऑफ डिजिटल कॉपीराइट लॉ टू प्रोटेक्ट इंडिविजुअल्स राइट फ्रॉम द इम्पैक्ट ऑफ एआई जनरेटेड डिफेक्ट्स। तो डेनमार्क ने भी प्रपोज किया हुआ है डिफेक्ट लेजिस्लेशन के लिए, मीन्स की डिफेक्ट वीडियोस के लिए एक लेजिस्लेट किया हुआ है, प्रॉपर लॉ किया हुआ है कि कॉपीराइट लॉ रहेगा कि कोई भी रियल कंटेंट को इमिटेट करके एआई के थ्रू ना कर ले। ठीक है, चाइना रोल आउट इट्स एआई लेबलिंग रूल्स। तो चाइना ने भी रोल आउट किया हुआ है एआई लेबलिंग रूल्स। इसमें क्या है कि कंटेंट प्रोवाइडर्स मस्ट नाउ डिस्प्ले क्लियर लेबल्स टू आइडेंटिफाई मटेरियल क्रिएटेड बाय एआई। दिस सिमिलरली एज सेम एज लाइक दैट इंडिया में है, जिस तरीके से इंडिया में भी प्रयास किया जा रहा है कि जो भी कंटेंट रहेगा वहाँ पर लेबल करना पड़ेगा ताकि आइडेंटिफाई किया जा सके कि ये एआई जनरेटेड है या फिर नहीं है। ठीक है, और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, इसका सोल्यूशन क्या हो सकते हैं, वे फॉरवर्ड क्या है कि ये देख लेते हैं। तो डिजिटल फ्रेमवर्क अ ड्यूरेबल सॉल्यूशन फॉर एआई कंटेंट डिटेक्शन कैन बी डेवलप्ड बेस्ड ऑन 3 पिलर्स। तो 3 पिलर्स के थ्रू यहाँ पर क्या कर सकते हैं, डिटेक्ट किया जा सकता है। एस्टेब्लिशिंग अ
डिजिटल प्रोवेनेंस फ्रेमवर्क सिमिलर टू आधार embedding invisible yet verifiable signatures to authenticate content। तो जिस तरीके से आधार को बनाया गया है कि आधार नंबर आपका है, बट आपका सारा डिटेल, सारा इन्फॉर्मेशन डेटाबेस में एक फिट है, ठीक है? तो कोई हर कोई नहीं देख सकता है, आपका आधार डेटा बिल्कुल ही सेफ सिक्योर है। उसी तरीके से क्या है कि एआई कंटेंट का डिटेक्शन का भी क्या करना है, एक डेवलप करना है 3 पीरियड्स के थ्रू, एस्टेब्लिशिंग डिजिटल प्रोवेनेंस फॉर फ्रेमवर्क, ठीक है? एक फ्रेमवर्क बनाना है आधार की तरह ही, जिस तरीके से आधार का डेटा सारी चीज़ें सिक्योर रहती हैं, उस तरीके से, बट उसको वेरीफाई किया जा सकता है किसी भी इंसान का कि हाँ, इनका है ये, उसको वेरीफाई किया जा सकता है, बट वो एक प्लेटफ़ॉर्म पे बिल्कुल ही सेफ एंड सिक्योर पड़ा हुआ है। उसी तरीके से एक फ्रेमवर्क तैयार करना है एआई डिटेक्शन के लिए, ठीक है? इम्प्लीमेंटेशन इम्प्लीमेंटिंग टियर्ड अकाउंटेबिलिटी दैट असाइन रिस्पांसिबिलिटी बेस्ड ऑन द रोल एंड इन्फ्लुएंस ऑफ प्लेटफॉर्म मैनेजिंग जनरेटिव मीडिया। तो एआई लिटरेसी देखिए, यहाँ पर क्या करना है सबसे पहले कि एआई लिटरेसी देना है कि एआई का लोग यूज़ तो कर रहे हैं, बट वो लिटरेट नहीं है, एआई के थ्रू लिटरेट नहीं हो रहे हैं कि किस तरीके से हमको एआई कंटेंट अगर मिल रहा है, हम कंज़्यूम कर रहे हैं, तो ये कम से कम डिफरेंस पता कर सकें कि रियल वाला वीडियो कौन-सा है या इमेज कौन-सा है या फिर कंटेंट कौन-सा है, और जो एआई से बनाया गया है वो कंटेंट कौन-सा है। जिससे क्या हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा लॉस हो रहा है लोगों का, इनफैक्ट फाइनेंशियल लॉस भी हो रहा है। और गवर्नेंस आर्किटेक्चर, डेवलप रेगुलेटरी स्ट्रक्चर, तो एक रेगुलेटरी स्ट्रक्चर को डेवलप करना है जिसमें टेक्निकल प्रोटोकॉल्स, स्टैंडर्डाइज्ड टेक्निकल प्रोटोकॉल्स रहेंगे एंड रोबस्ट ओवरसाइट मैकेनिज्म रहेगा टू स्ट्रेंथन एआई कंटेंट डिटेक्शन। तो एआई कंटेंट के डिटेक्शन के लिए एक ही टेक्निकल प्रोटोकॉल रहेगा, ठीक है? व्हाइल बैलेंसिंग प्राइवेसी एंड एथिकल कंसिडरेशन, तो जिसमें एथिकल कंसिडरेशन को भी लिया जाएगा और प्राइवेसी को भी इनको बैलेंस किया जाएगा। वाटर मार्किंग का क्या है? तो वाटर मार्किंग क्या होता है, एक सॉल्यूशन हो सकता है ना, एक एम्बेडिंग इंडेलिबल मार्कर इनटू एआई जनरेटेड कंटेंट को, वही जो वाटर मार्किंग कर दिया जाएगा, जिससे कि पता चल जाए कि हाँ, ये एआई जनरेटेड कंटेंट है। ये नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है कि एस्टेब्लिश ग्लोबल स्टैंडर्ड फॉर एआई जनरेटेड कंटेंट डिटेक्शन। तो ग्लोबली ये क्या होना है, एक स्टैंडर्ड होना चाहिए, एक डिटेक्शन के लिए एक स्टैंडर्ड होना चाहिए कि हाँ, इस तरीके से ग्लोबली सारे जो एआई डिटेक्शन मशीनरी मीन्स की जो चेक करने वाले एआई वाले रहेंगे, टूल वगैरह रहेंगे, उसका एक ग्लोबल एक स्टैंडर्ड रहेगा जो सभी कंट्रीज़ में उसको वैलिड माना जाएगा। वर्क्स अलाइनिंग डोमेस्टिक फ्रेमवर्क विद इंटरनेशनल बेंचमार्क, कोई एक इंटरनेशनल बेंचमार्क रहेगा जो हमारे डोमेस्टिक फ्रेमवर्क में भी वर्क करेगा। एंड पीरियडिकली रिव्यू पॉलिसीज टू इंश्योर रोबस्ट एंड एडॉप्टिव गवर्नेंस इन द एआई इकोसिस्टम। मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच क्या है यहाँ पर कि अगर कोई भी इस तरीके से अगर इश्यूज होते हैं तो उसके कई स्टेक होल्डर्स होते हैं ना, कि अगर कोई एआई कंटेंट अपलोड कर दिया जा रहा है इंटरनेट पे, तो उसके स्टेक होल्डर्स हो सकता है कि एक इंसान हो, फिर दूसरा इंसान हो, फिर तीसरा इंसान हो, सबको अलग अलग तरीके से वो कंटेंट इम्पेक्ट कर रहा है, तो मल्टीपल स्टेक होल्डर्स अप्रोच हो गया वो। आउट ऑफ द मल्टी स्टेक होल्डर अप्रोच टू एक्टिवली इंगेजिंग गवर्नमेंट बॉडीज, इंडस्ट्री रिप्रेजेंटेटिव्स, एकेडेमिया, सिविल सोसाइटी इन कंसल्टेशन टू आइडेंटिफाई एंड शेयर बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर एआई कंटेंट डिटेक्शन। तो ये सब क्या हो गया, स्टेक होल्डर्स हो गए डिफरेंट डिफरेंट। एक गवर्नमेंट बॉडी हो गया, एक इंडस्ट्री हो गया, एक रिप्रेजेंटेटिव हो गया, एक एकेडमी हो गया, एक सिविल सोसाइटी हो गया, इन कंसल्टेशन विद आइडेंटिटी। तो ये सब चीज़ें जब साथ में इंटीग्रेटेड तरीके से वर्क करेंगे तब जाकर चीज़ों को रिज़ॉल्व किया जा सकता है। इसका कंक्लूजन क्या है? एज़ इंडिया स्टेप्स इनटू द एरा ऑफ एआई गवर्नेंस, हार्मोनाइजिंग डोमेस्टिक रेगुलेशंस, तो डोमेस्टिक रेगुलेशंस का क्या करना है, हार्मोनाइज़ करना है ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के बेंचमार्क पे। फostering innovation, friendly strategies, enhancing public AI literacy, and crucial building a safe and trustworthy online space that affords both creativity and integrity। क्या करना है, इस तरीके से उसको रेगुलेट करना है कि क्रिएटिविटी में भी मोरल ना डाउन हो इंजीनियर्स का, और इस तरीके से अंडर रेगुलेट भी नहीं करना है कि मिस इन्फॉर्मेशन और ये सब तरीके से कि फैल सके, ठीक है? और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, रेगुलेशन ऑफ इंडियाज फार्मास्यूटिकल सेक्टर्स। तो फार्मास्यूटिकल सेक्टर का क्या है रेगुलेशन के लिए, उसको देख लेते हैं अभी हम क्या है। तो डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर क्या सॉरी डब्ल्यूएचओ ने यहाँ पर क्या बताया हुआ है कि एक जो काफ़ी ज़्यादा इंडियाज़ का सिक्योरिटी गैप रेगुलेशन वगैरह, इसमें गैप जो है उसको जो अभी हुआ नहीं है, 20 चिल्ड्रंस का यहाँ पर डेथ हुआ है एमपी में, जो कफ सिरप पीने की वजह से। तो ये सब क्या है, यहाँ पर सिक्योरिटी फेलियर है, बहुत ज़्यादा ड्रग सिक्योरिटी रेगुलेशन में गैप है। तो इन सब चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए क्या क्या सेक्टर्स हो सकते हैं, क्या क्या न्यूज़ हो सकते हैं, अभी वो देख लेते हैं हम। कभी देखिए पहले न्यूज़ क्या है अभी वो देखते हैं हम, कि इंडिया का ड्रग रेगुलेटर क्या है, आइडेंटिफाइड क्या क्या है उसने, 3 कंटेमिनेटेड कफ सिरप, जो अभी मध्य प्रदेश का एक न्यूज़ आया है कि 3 कंटेमिनेटेड कफ सिरप हैं, कोल्ड्रिफ, रेस्पी फ्रेश एंड रिलाइफ, ये तीनों क्या हैं, कंटेमिनेटेड कफ सिरप पाए गए हैं अभी रिसेंटली, ठीक है, जिसकी वजह से 20 चिल्ड्रंस का यहाँ पर डेथ हुआ है।
तो फार्मा प्रोडक्ट्स को रेगुलेट करने के लिए इंडिया में कौन-कौन से लॉज़ हैं ये देख लेते हैं। एक तो है ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट 1940 एंड ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945। ये दोनों रूल्स क्या हैं कि इन्हीं दोनों एक्ट्स एंड रूल्स के थ्रू यहाँ पर इंडिया का फार्मा प्रोडक्ट्स क्या किया जाता है, रेगुलेट किया जाता है। ये क्या गवर्न करता है, एक इम्पोर्ट को, एक मैन्युफैक्चरिंग को, एक डिस्ट्रीब्यूशंस को ड्रग्स के और में कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स के सेल के लिए, ठीक है? तो इट इंश्योर दैट ड्रग्स मीट्स द रिक्वायरमेंट स्टैंडर्ड क्वालिटी एंड सेफ्टी एंड एफिकेसी। ये क्या चेक करता है कि स्टैंडर्ड क्वालिटी, सेफ्टी और एफिकेसी को उनको चेक करता है, तब जाकर ये मार्केट में सेल होता है। तो यहाँ पर क्या स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटीज, इट इज इम्पोर्टेंट टू ग्रांट लाइसेंस। ये स्टेट ड्रग रेगुलेटरी अथॉरिटी क्या करता है, ये एक लाइसेंस प्रोवाइड करता है और इंस्पेक्शन भी करता है, और ये इंश्योर करता है कि जो सारे कंप्लायंस की ड्रग लॉज वगैरह और कंप्लायंस को फॉलो कर रहे हैं कि नहीं स्टेट के जो लेवल के हैं, ठीक है। और CDSCO ये क्या है, सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन, ये क्या है, डायरेक्टोरेट ऑफ हेल्थ सर्विसेज के अंतर्गत आता है, ये मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर के अंतर्गत। ये क्या है, इज द नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये क्या है, नेशनल रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया में ये सारे भी नेशनली ये क्या करता है, रेगुलेट करता है इंडिया में। अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक CDSCO इज रिस्पॉन्सिबल फॉर अप्रूविंग द ये ड्रग के अप्रूवल के लिए और कंडक्ट ऑफ क्लिनिकल ट्रायल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को कंडक्ट करने के लिए ये सब कौन यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल होता है, यहाँ पर CDSCO ये एक ऑर्गेनाइजेशन है या फिर एक गवर्नमेंट की एक एजेंसी है। ये क्या करती है, ये सब चीज़ों को अप्रूव करती है और क्लिनिकल ट्रायल्स इन सब चीज़ों को अप्रूव करने के लिए ये एक अथॉरिटी है, ठीक है। ओवर क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट ड्रग्स इन कंट्री, तो जो कंट्री में जो ड्रग्स वगैरह हैं उनकी क्वालिटी के लिए भी ये अप्रूव करती है। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी, ये क्या है, ये जो फार्मास्यूटिकल्स के जो ड्रग्स वगैरह हो गए हैं इन सभी चीज़ों को, प्राइसेस को कंट्रोल करने के लिए ये नेशनल फार्मास्यूटिकल्स प्राइसिंग अथॉरिटी है। गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, तो यहाँ पर जो मैन्युफैक्चरिंग होती है, जो अच्छा गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस वगैरह हैं। शेड्यूल एम ऑफ द ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स, ये शेड्यूल एम जो है ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स का ये प्रोवाइड कराता है किस चीज़ के लिए, गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस, जो अलाइन करता है किसके, WHO की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंगली। जो ये जो ड्रग एंड लेट मी शो यू, ये जो ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग रूल्स वगैरह ये है, अभी जो पढ़ा है ऊपर हम लोगों ने ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग रूल्स, ये रहा ड्रग एंड कॉस्मेटिक रूल्स 1945 है। उसी तरीके से क्या है, ड्रग एंड मैन्युफैक्चरिंग रूल्स वगैरह है, उसका शेड्यूल एम क्या है, वो क्या है कि WHO के गाइडलाइंस के रूल्स के तहत अलाइन है। की चैलेंजेस लीडिंग टू केसेस ऑफ स्पूरियस ड्रग्स इन इंडिया, तो क्या क्या चैलेंजेस हो सकते हैं जो ड्रग्स में यहाँ पर इश्यूज आ रहे हैं इंडिया में। तो रेगुलेटरी गैप है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या है कि जो CDSCO है वो ओवरसाइट करता है स्टेट अथॉरिटीज को, और वो इनकंसिस्टेंट है किस चीज़ में, फ्रेगमेंटेड रिजल्टिंग इन वीक मॉनिटरिंग ऑफ फार्मास्यूटिकल कंपनीज। ये स्टेट अथॉरिटीज के इनकंसिस्टेंट है ये CDSCO, इसकी वजह से क्या है कि मॉनिटरिंग इसका सही से नहीं हो पा रहा है। और नेक्स्ट वन क्या है, टॉक्सिक कंटेमिनेशन बाई सब स्टैंडर्ड मेडिसिन। तो कुछ मेडिसिन ऐसे है लाइक अभी देखिए टॉक्सिक सब्सटेंस क्या है कि डाइएथिल ग्लाइकॉल है। ये क्या है कि स्टैंडर्ड मेडिसिन का कंटेमिनेशन हो जा रहा है, टॉक्सिक कंटेमिनेशन और सब स्टैंडर्ड मेडिसिन, कुछ सब स्टैंडर्ड मेडिसिन है उसका क्या हो जा रहा है, कंटेमिनेशन हो जा रहा है डाइएथिलीन ग्लाइकॉल से। और टॉक्सिक सब्सटेंस फॉर्म इन इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट, तो ये क्या है कि इंडस्ट्रियल सॉल्वेंट में ये टॉक्सिक सब्सटेंस पाया जाता है जो कि यहाँ पर मिक्सिंग हो जा रहा है, यहाँ पर कंटेमिनेट हो जा रहा है। तो हमारे ड्रग्स वगैरह हो गए हैं वो। पुअर क्वालिटी कंट्रोल, तो क्वालिटी कंट्रोल भी बहुत ज़्यादा पुअर है। लैप्सेस इन मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस एंड इनएडिक्वेट लैब टेस्टिंग भी इसकी सफिशिएंट नहीं है यहाँ पर, और मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा लैप्स हो रहे हैं उसमें। फेलर टू एडhere गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस अलाउ अनसेफ ड्रग टू रीच द मार्केट, तो बहुत ज़्यादा अनसेफ ड्रग्स हैं वो मार्केट में पहुँच जा रहे हैं इन्हीं सब तरीकों से। और सप्लाई चेन एंड स्टोरेज इशू, सप्लाई चेन का और स्टोरेज दोनों का इशू है यहाँ पर। ये क्या है, इम्प्रॉपर सब स्टोरेज कंडीशन एंड पुअर कोल्ड चेन, तो यहाँ पर कोल्ड कोल्ड जगह पे सारी चीज़ें जो मेडिसिन वगैरह है वो रखी जाती हैं, तो वो क्या है वहाँ पर मीन्स की स्टोरेज तो कंडीशन वहाँ खराब है ही, और कोल्ड स्टोरेज भी वगैरह नहीं है जहाँ पर वो मेडिसिन को रखा जा सके। तो मैनेजमेंट एंड डिग्रेड मेडिसिन मेकिंग देम अनसेफ, तो इस तरीके से क्या होगा, जब कोल्ड स्टोरेज या कोल्ड स्टोरेज चेन में वगैरह में नहीं रखा जाएगा तो उससे क्या होगा कि मेडिसिन क्या हो जाएंगे, डिग्रेड हो जाएंगे और वो अनसेफ हो जाएंगे हमारे लिए। नेक्स्ट वन क्या है, एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी रिकॉल लॉ। तो यहाँ पर क्या है, एब्सेंस ऑफ मैंडेटरी रिकॉल लॉ। तो इंडिया लैब क्या कर रहा है यहाँ पर, बाइंडिंग नेशनल लॉ को, तो कोई भी जितने भी लॉ वगैरह हैं इंडिया में जो रेगुलेट करने के लिए ये फार्मास्यूटिकल्स और ड्रग्स के लिए, वो बाइंडिंग नहीं है यहाँ पर। इसकी वजह से क्या हो रहा है, यहाँ पर सिक्योरिटी लैप्स हो रहा है बहुत ज़्यादा। स्टैंडर्ड सब स्टैंडर्ड ड्रग्स एंड मेजर्स डिस्कस्ड सिंस 1976 बट नेवर इम्प्लीमेंटेड, तो यहाँ पर डिस्कस तो किया गया है बट कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया है। डिस्कस यहाँ पर 1976 से किया जा रहा है। नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, राइजिंग थ्रेट ऑफ ऑनलाइन स्पोरियस ड्रग्स। WHO वार्न्स, क्या कर रहा है WHO ने क्या वार्न किया है यहाँ पर, चेतावनी दिया है
कि 1 in 10 medicine is in low and middle income countries LMICs are substandard and falsified with unauthorized online platform becoming a major channel for their spread। तो क्या है कि हर 10 में से एक मेडिसिन जो लो एंड मिडिल इनकम कंट्रीज में है वो तो यहाँ पर फॉल्सिफाइड ही है, बहुत फॉल्स क्लेम करते हैं और वो कंटेमिनेटेड ही होते हैं, अल्टीमेटली वो ये बता रहा है। और रिकमेंडेशंस क्या-क्या दिया गया है वो देख लेते हैं। तो स्टैंडिंग कमिटी ऑन केमिकल एंड फर्टिलाइज़र 2024-25 में क्या रिकमेंडेशन दिया है कि एक अर्जेंट और कॉन्क्रीट मेजर्स लिया जाना चाहिए ताकि इन्फोर्समेंट को स्ट्रेंथन किया जा सके और रेगुलेटरी ओवरसाइट एंड पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक में भी अवेयरनेस देना चाहिए ताकि वो कम्बैट कर सकें जो अडल्ट्रेटेड ड्रग्स वगैरह हैं इनके अगेंस्ट में, कि ताकि वो पता कर सकें ना कि कौन-सा रियल मेडिसिन है, कौन-सा फेक मेडिसिन है, उसकी जो जेन्युइनिटी होती है उसको कंप्लीट कर देख सकें। Rigorous enforcement of laws. So, Drug and Cosmetic Act 1940 and Drug and Regulation 1945 must be enforced rigorously across the country to eliminate the menace of the spurious adulterated things. तो ये ड्रग एंड कॉस्मेटिक एक्ट्स वगैरह रूल्स वगैरह जो क्या करना चाहिए थ्रू आउट द कंट्री इन्फोर्स करना है, वो भी बहुत रिगरस तरीके से ताकि वो बाइंडिंग हो सके, तब जाकर हम इससे ओवरकम कर सकते हैं। स्विफ्ट लीगल एक्शन एंड स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज। तो स्ट्रॉन्गर पेनल्टीज भी काफ़ी ज़्यादा होनी चाहिए तभी जाकर वो जो कर रहे हैं ये सब चीज़ें जो कंटेमिनेट कर रहे हैं और ये जो इन सब चीज़ों का एक क्या बोलते हैं कि बिजनेस बना रखा है इन लोगों ने, इनको रेगुलेट किया जा सके और ख़त्म किया जा सके। स्ट्रेंथन मॉनिटरिंग एंड इंस्पेक्शंस। तो मॉनिटरिंग और इंस्पेक्शन को क्या करना है, स्ट्रेंथन करना है और स्ट्रिक्ट तरीके से इन सब चीज़ों को इंस्पेक्शन वगैरह करना है और टाइमली कंप्लायंस करना है उन लोगों को। और लीगली इन्फोर्सेबल, ये तो बताया था कि लीगली इन्फोर्स करना है यहाँ पर जीडीपी गाइडलाइंस, मेकिंग सीडीएसयू गाइडलाइंस ऑन गुड डिस्ट्रीब्यूशन पॉलिसी जो शेड्यूल एम आ रहा है, जो गाइडलाइंस वगैरह है शेड्यूल एम उसका है, उस रूल्स का। और नेक्स्ट क्या है, इनहेंस इंटरएजेंसी कोऑर्डिनेशन। तो अगर ढेर सारी एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व होती हैं तो सभी एजेंसी का क्या हो रहा है, ये एक कोऑर्डिनेशन होना चाहिए ताकि चीज़ों को एक एफिशिएंट मैनर में किया जा सके। इन्फोर्सिंग गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस। तो गुड मैन्युफैक्चरिंग प्रैक्टिसेस को इन्फोर्स करना है और एक नेशनल लेवल पे क्या करना है, एक अवेयरनेस कैंपेन फैलाना है ताकि पता किया जा सके कि कौन सा रियल जेन्युइन मेडिसिन है और कौन सा कंटेमिनेटेड और एडल्ट्रेटेड मेडिसिन है, ठीक है। तो नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या टॉपिक है, मीन्स ट्राइबल गवर्नेंस के बारे में टॉपिक है। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चल रहा है इस टाइम पे ट्राइबल के थ्रू, मीन्स की ट्राइबल के लिए और इन सब चीज़ों के लिए, ट्राइबल एरियाज़ के लिए प्राइम मिनिस्टर ने हमारे अभी बहुत ज़्यादा चीज़ों को अडॉप्ट किया है और बहुत ज़्यादा इसमें ध्यान दिया जा रहा है, मीन्स कि अभी रिसेंटली इन सब चीज़ों पर ध्यान दिया जा रहा है, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक बन जाता है। Special Gram Sabhas held across 1 lakh tribal dominated villages and tolas adopted the Tribal Village Vision 2023 declaration as a part of आदि कर्मयोगी अभियान। तो एक आदि कर्मयोगी के अभियान के अंतर्गत क्या किया जा रहा है कि एक ग्राम सभा को हेल्ड किया जा रहा है जिसमें 1 लाख ट्राइबल डोमिनेटेड विलेज और टोला रहेंगे जो अडॉप्ट करेंगे किस चीज़ को, ट्राइबल विजन 2030 को, ये अडॉप्ट करेंगे इसको। इसके फीचर्स क्या-क्या हैं ट्राइबल विलेज विजन 2023 के डिक्लेरेशन में, वो देख लेते हैं। विलेज लेवल प्रायोरिटीज़। तो जो खुद का एक विलेज रहेगा उसका एक खुद एक प्रायोरिटी रहेगा, उसको वो लोग प्रमोट करेंगे एक डिसेंट्रलाइज्ड मैनर में, ठीक है? एक गांधीयन मॉडल की, जैसे कि जिस तरीके से गांधीयन मॉडल था उसी तरीके से वो लोग प्रमोट करेंगे। ईच डिक्लेरेशन आउटलाइन्स एक्शनेबल गोल्स इन एजुकेशन, हेल्थ, लाइवलीहुड एंड सोशल वेलफेयर, सोशल, फाइनेंशियल इंक्लूजन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर एट द विलेज लेवल। तो इन सब चीज़ों को जो वहाँ के लोकल्स लोग रहेंगे वो डिस्कस करेंगे और वो इम्प्लीमेंट कर सकेंगे लॉज़ को। इंस्टीट्यूशनल मैकेनिज्म क्या-क्या है, एस्टैब्लिश द आदि सेवा केंद्र। तो आदि सेवा केंद्र रहेगा हर एक विलेजेस में, जहाँ पर सिंगल विंडो सिटीजन सर्विस सेंटर रहेंगे, जो विलेजर जहाँ पर क्या करेंगे, जो विलेज के लोग रहेंगे वो लोग खुद ही अपना 1-1 घंटे पर वीक क्या करेंगे, एक वॉलंटरी सर्विस को वहाँ पर दान करेंगे, ठीक है? आदि सेवा समय बोलेंगे इसको, ताकि वहाँ पर सब मीन्स कि अगर देखिए वहाँ के सारे सिटीजन्स जो रहेंगे उसी विलेजेस के ही, अगर वो कंट्रीब्यूट करेंगे अपना ही टाइम और वो डेवलपमेंट में ही होगा, उनके यूटिलाइजेशन की उनके विलेज के डेवलपमेंट के लिए हेल्पफुल होगा। ये काफ़ी बहुत बड़ी बात है। ये हफ्ते में 1 घंटे हम वॉलंटरी सर्विस दे रहे हैं, जिसको बोला जा रहा है आदि सेवा समय, और उसके हमारे विलेज के ही लिए डेवलपमेंट हो रहा है उससे। ये अच्छी इनिशिएटिव है, ठीक है? तो आदि कर्मयोगी अभियान क्या है? ये एक नेशनल मूवमेंट है जो डिसेंट्रलाइज्ड ट्राइबल लीडरशिप एंड गवर्नेंस इकोसिस्टम को प्रमोट कर रहा है कि डिसेंट्रलाइज़ तरीके से होगा सारे चीज़ों को रिज़ॉल्व। इट मार्क्स द वर्ल्ड का लार्जेस्ट यहाँ पर क्या है, ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप प्रोग्राम है कवरिंग 1 करोड़ सिटीजन्स इन स्टेट एंड यूनियन टेरिटरीज़। हाँ, तो ये क्या है कि वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट क्या है, ग्रासरूट लीडरशिप मिशन है, ठीक है? जो ग्रासरूट लेवल पे ज़मीनी स्तर पे काम कर रहा है, ये वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट है ट्राइबल ग्रासरूट लीडरशिप मिशन, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स के अंदर आता था, ये ईज़ी है। और ट्रेन एंड मोबिलाइज़ 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर्स अक्रॉस 1 लाख विलेजेस इन 550 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स। तो ये 550 ट्राइबल डोमिनेटेड डिस्ट्रिक्ट्स रहेंगे, जहाँ पर क्या होगा 20 लाख ट्राइबल
को चेंज मेकर्स अक्रॉस 1 लाख विलेजेस इन इतने, तो 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर्स रहेंगे। मीन्स ये जो बताया कि 1 आवर पर वीक देंगे, ये जो वहाँ के ही विलेजर्स ही रहेंगे, ये 20 लाख ट्राइबल चेंज मेकर रहेंगे जो परिवर्तन लाएंगे 1 लाख गाँवों में। फैसिलिटेट विलेज विजन 2023 प्लानिंग एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को फैसिलिटेट करेंगे और लास्ट माइल कवरेज रहेगा और इफेक्टिव सर्विस डिलीवरी रहेगा उसका, कि अगर वहीं के लोग अगर हेल्प कर रहे हैं तो वो इफेक्टिव ही होगा, ऑब्वियसली इफेक्टिव ही होगा, क्योंकि वो काफ़ी अच्छे से जान रहे हैं अपने ही एरियाज़ को, अपने ही विलेजेस को, अपने ही सोसाइटी को, एज़ कंपैरिज़न टू अगर कोई बाहर का अगर पर्सन रहेगा, कोई अर्बन एरिया का पर्सन रहेगा या फिर आउटसाइड द सोसाइटी का रहेगा, वो अगर उस विलेज में आकर डेवलपमेंट की बातें करेगा और कनेक्टिविटी की बातें करेगा, तो वो उतना अच्छे तरीके से कनेक्ट नहीं कर पाएगा उन सब चीज़ों को। ओके। कैप्चर एंड एम्पलीफाई वॉइसेस ऑफ ट्राइबल कम्युनिटीज़, तो ट्राइबल कम्युनिटीज़ को क्या करना है, ट्राइबल कम्युनिटीज़ के वॉइसेस को और कम्युनिटीज़ को ये कैप्चर करेगा और एम्पलीफाई करेगा उनकी आवाज़ को। 3 पिलर्स ऑफ लीडरशिप, आदि कर्मयोगी, आदि सहयोगी, आदि साथी, ये 3 पिलर्स क्या हैं लीडरशिप के। ट्राइबल गवर्नेंस के बारे में देख लेते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स ने क्या किया है, 1999 में फाउंड किया है एक ऑर्गेनाइज्ड अप्रोच टू इंटीग्रेटेड सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो शेड्यूल्ड ट्राइब को एक डेवलप करने के लिए, इंटीग्रेटेड डेवलप करने के लिए सोशियो इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव से ये फाउंड किया गया है 1999 में। ये क्या है, एक पेशा एक्ट 1996 का। तो ये किस चीज़ के लिए किया था, एम्पावर ट्राइबल कम्युनिटीज प्रैक्टिसिंग सेल्फ गवर्नेंस। ट्राइबल कम्युनिटीज को सेल्फ गवर्न करने के लिए ये एक्ट लाया गया है, ताकि पंचायती राज जो था उसको एक्सटेंड किया जा सके शेड्यूल्ड एरियाज में भी। एंड प्रिजर्विंग दियर कोरल बिलीफ्स वैल्यूज वे टू दियर शेड्यूल्ड एरियाज, इट इम्पावर्स। तो ये ग्राम सभा को क्या करता है, एम्पावर करता है, ताकि वो एक अथॉरिटी उनके पास, ग्राम सभा के पास होती है उस विलेज के रिसोर्स पे, लैंड ट्रांसफर पे, सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। ठीक है। 5th एंड 6th शेड्यूल, ये तो बेसिक है, पॉलिटी का सेक्शन है, इसको भी देख लेते हैं, छोटा सा है। तो 6th शेड्यूल के अब द कॉन्स्टिट्यूशन क्या करता है, एक ऑटोनॉमी प्रोवाइड करता है ट्राइबल एरियाज ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न इंडियाज के, लाइक एएमटीएम स्टेट्स होते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। ठीक है, ये एएमटीएम स्टेट्स हैं। ये यहाँ पर क्या कर रहा है कि ट्राइबल ऑटोनॉमी के लिए ये प्रेजेंट है, ये 5th शेड्यूल, सॉरी 6th शेड्यूल। व्हाइल द 5th शेड्यूल यहाँ पर क्या बताता है, एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ शेड्यूल एरियाज एंड शेड्यूल ट्राइब्स इन स्टेट्स एक्सेप्ट दोज मेंशन्ड इन द 6th शेड्यूल। तो जो मेंशन है 6th शेड्यूल में, उसके एक्सेप्ट, उसके अलावा जो और भी स्टेट्स वगैरह हैं, उनमें क्या कर रहा है, ये एडमिनिस्ट्रेशन के लिए करता है, ट्राइबल एरियाज और शेड्यूल एरियाज, ये दोनों के लिए। और ये क्या है, कस्टमरी ट्राइबल इंस्टीट्यूशन, आदिवासी सभा, ट्राइबल पंचायत, सच इंस्टीट्यूशन कंटिन्यू टू प्ले अ मीनिंगफुल रोल इन इंटरनल गवर्नेंस, कल्चर एंड रिसोर्स मैनेजमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन इन ट्राइबल कम्युनिटीज ऑफन कोएग्जिस्टिंग विद फॉर्मल पंचायत इंस्टीट्यूशन। तो जो अलग अलग कम्युनिटीज़ के लोग हैं, जो एक साथ ही रह रहे हैं, यहाँ पर कोएग्जिस्ट कर रहे हैं ट्राइबल कम्युनिटीज़ में, उन सभी को एक मीनिंगफुल रोल देने के लिए और एक इंटरनल गवर्नेंस के लिए, और जाके जहाँ की कल्चरल रिसोर्सेज वगैरह हैं, उनका मैनेजमेंट अच्छे तरीके से हो सके, इसलिए वहाँ पर जो कस्टम्स वगैरह उनके खुद के हैं, उनको प्रमोट करने के लिए ये क्या है, आदिवासी सभा है और एक ट्राइबल पंचायत से। ठीक है। और नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, रीजन्स टू प्रमोट ग्रास रूट पॉपुलेशन इन गवर्नेंस। तो ग्रास रूट मीन्स की जमीनी स्तर पे जो लोग हैं, उनके पॉपुलेशन को गवर्नेंस में एक नया वो देने के लिए, कि इंक्लूसिव डेवलपमेंट करने के लिए ये क्यों किया गया है, ये रीज़न क्या है, इंक्लूसिवनेस रहेगा उनका, कि जब जो वहाँ के लोग हैं, जब वो गवर्नेंस में अपना भागीदारी रहेंगे, पार्ट करेंगे, तो काफ़ी ज़्यादा कनेक्टेड फील कर पाएंगे अपने आप को, अपने कम्युनिटी से और अपने सोसाइटी से। ठीक है, जैसे कि सोशल ऑडिट्स मनरेगा में हो गया, गेट टू कम्युनिटीज स्पेशली द पुअर चेक हाउ फंड्स आर यूज एंड इंश्योर देयर नीड्स आर एड्रेस्ड। तो उनको पता चल पाता है ना, गरीब लोगों को, अगर जब गरीब लोग ही और उस सोसाइटी के लोग ही गवर्नेंस से कनेक्टेड रहेंगे, तो उनको पता चल पाएगा कि किस तरीके से फंड आते हैं और किस तरीके से फंड का यूटिलाइजेशन होता है और क्या-क्या इश्यूज़ हैं, तो उनको रिज़ॉल्व भी करने का उनको बेटर तरीका वो लोग ढूँढ सकते हैं, एज़ कंपैरिज़न टू कोई बाहर का इंसान आकर वो चीज़ें करेगा। और एक ट्रस्ट भी बिल्ड होगा, कि एक्टिव सिटीजन जो रहेंगे वो पार्टिसिपेट करेंगे प्रोग्राम में, और वो एक ट्रस्ट बिल्ड होगा गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस वगैरह में। जैसे ग्राम सभा हो गया, तो फोस्टर क्या कर रहा है, वो कम्युनिटी ट्रस्ट एट ग्रास रूट लेवल। तो ग्राम सभा वगैरह हो गया, जो ये क्या कर रहा है, कम्युनिटी को एक ट्रस्ट दिला रहा है ना ग्रास रूट लेवल पे। और अकाउंटेबिलिटी एंड ट्रांसपेरेंसी, तो इससे क्या रहेंगे, अकाउंटेबल भी रहेंगे, वो जिम्मेदार भी रहेंगे और ट्रांसपेरेंट भी रहेगा। लाइक देखिए, राइट टू इन्फॉर्मेशन क्या कर रहा है, यहाँ पर एम्पावर करता है सिटीजन को इन्फॉर्मेशन देने के लिए। गवर्नमेंट ऑफिशियल्स का और एजेंसीज का अकाउंटेबल रहेंगे तब उन सब एक्शंस पे अपने की जो चीज़ें कर रहे हैं यहाँ पर, क्योंकि वो डायरेक्टली विलेज के लोगों, ग्राम सभा के लोग पार्टिसिपेट कर रहे हैं गवर्नेंस में। और ये कुछ कंसर्न भी रेज कर रहे हैं, वो क्या है, इन्फॉर्मेट इम्पैक्ट असेसमेंट ये कर रहा है, प्रोवाइड कराता है अपॉर्चुनिटी को एक कॉमन सिटीजन्स के लिए अपना ओपिनियन देने के लिए, एक्सप्रेस करने के लिए, जो एडवर्स अफेक्ट हो रहा है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट में ऑन सोशल एंड एनवायरमेंटल इशू। तो जो गाँव वगैरह में जो रिमोट एरियाज़ हैं, वहाँ पर कुछ डेवलपमेंट वगैरह हो रहा है,
तो अगर वहाँ का लोकल रिप्रेजेंटेटिव ही रहेगा वहाँ पर, तब ना जाकर वो बता पाएगा एक नेशनल लेवल पे, एक किसी प्लेटफ़ॉर्म पे रख पाएगा कि आपके इन डेवलपमेंट्स की वजह से हमारा ये जो नेचर वगैरह है, या हमारा जो एक एरिया है, जो लैंड पार्सल है, ये क्या हो रहा है, यहाँ पर अफ़ेक्ट हो रहा है, एनवायरमेंटली अफ़ेक्ट हो रहा है। तो इन सब चीज़ों को वो रख पाएगा एक प्लेटफ़ॉर्म पे। अदरवाइज़ क्या होता था कि कॉन्फ्लिक्ट होता था ट्राइबल्स में और यहाँ के सिटीज़न्स में। मीन्स कि जो गवर्नमेंट हो गया और उनका ट्राइबल में कॉन्फ्लिक्ट होता था। इन सब चीज़ों को रिज़ॉल्व करने के लिए भी एक अच्छा तरीका है ये। सोशल जस्टिस एंड रिप्रेजेंटेशन। Political participations provide tribal communities with representation challenging age-old marginalization and empower them with leadership role। तो जो बहुत ही ज़्यादा बूढ़े हो गए हैं, एज ओल्ड हो गए हैं, और जो ये मतलब जो अंडर रिप्रेजेंटेड कम्युनिटीज़ हैं, ट्राइबल कम्युनिटीज़ हैं, तो उनको क्या मिलेगा? एक सहानुभूति मिलेगी, एक और लीडरशिप रोल भी मिलेगा वहाँ पर। ये क्या हो गया? सोशल जस्टिस भी हो रहा है और उनको रिप्रेजेंटेशन भी मिल रहा है इन सब चीज़ों में। और ट्राइबल गवर्नेंस में क्या-क्या इश्यूज़ हैं, उसको देखते हैं अभी, ठीक है? तो गैप्स इन पेशा इम्प्लीमेंटेशन, ये पंचायती एक्सटेंशन फॉर शेड्यूल्ड एरियाज़ में इनमें क्या-क्या गैप्स हैं वो देख लेते हैं। तो कुछ स्टेट्स क्या हैं, वो बहुत ज़्यादा बहुत ही धीरे तरीके से इम्प्लीमेंट कर रहे हैं पेशा एक्ट को। जैसे कि उनके पास बहुत ही लैक ऑफ अवेयरनेस भी है, कैपेसिटी है अमंग लोकल ऑफिशियल्स एंड कम्युनिटीज़ अबाउट देयर राइट्स एंड अंडर पेशा, ठीक है? तो इसका एग्ज़ाम्पल क्या है वो देख लेते हैं। कि 1996 में पेशा को क्या कर दिया गया है, इम्प्लीमेंट कर दिया गया है। इसके बावजूद भी झारखंड में अभी तक पेशा को इम्प्लीमेंट नहीं किया गया है। तो ये बहुत ज़्यादा फ्लॉ है, यहाँ पर अभी तक इम्प्लीमेंट नहीं किया जा सकता है, जबकि इंडिया इतना ज़्यादा डेवलप कर गया है तब से, मीन्स एज़ कंपैरिज़न टू दैट टाइम टिल नाउ। तो ये यहाँ पर एक मेजर कंसर्न बन रहा है। लिमिटेड वॉइस एंड डिसीजन मेकिंग। डिसीजन मेकिंग में क्या है, बहुत ही लिमिटेड, बहुत ही संकुचित हो जा रहा है, बहुत ही कम लोगों की आवाज़ आ पा रही है। स्टडीज़ हैव फाउंड दैट formal gram panchayat system often does not ensure adequate representation of tribal voices or representative of preservation of the cultural heritage। तो जो ग्राम सभा वगैरह है, जो ग्राम सभा वगैरह हैं, उनमें क्या हो रहा है कि बहुत ही ज़्यादा लोगों का वो रिप्रेजेंटेशन नहीं हो पा रहा है, जो वहाँ पे ट्राइबल कल्चर को लोग फॉलो करते हैं। मोर देन फिफ्थ शेड्यूल, फिफ्थ शेड्यूल में क्या है, ट्राइबल एडवाइजरी कमेटी जो है, काउंसिल जो है, ये सिर्फ़ और सिर्फ़ एक एडवाइजरी के रूप में रह जा रहा है। यहाँ इसकी चीज़ें को बाइंडिंग नहीं हो रहा है, मीन्स कि इसका कोई मैंडेटरी नहीं है कि हाँ, ये जो बोल देगा फिर उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ये एडवाइजरी के रोल की तरह बिल्कुल फुलफ़िल कर रहा है। इसका कोई कंक्रीट नहीं रिज़ल्ट आ पा रहा है। और लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट। तो जो वहाँ पे लोग रह रहे हैं, मीन्स कि वहाँ पे ट्राइबल ट्राइबल जो रह रहे हैं, वो क्या है, लैंड एलियनेशन एंड डिस्प्लेसमेंट की, वहाँ से उनको हटा दिया जा रहा है। उनके लैंड को एक मीन्स कि वो वहाँ पे एलियन बन के रह जा रहे हैं, कि वो उस लैंड को वहाँ से हटा दिया जा रहा है। मीन्स लैंड वहीं रहेगा, वो जो लोग रहेंगे वहाँ ट्राइबल कम्युनिटी के, वो वहाँ से चले जा रहे हैं और डिस्प्लेस हो जा रहे हैं वहाँ पर। तो वो क्या है, वल्नरेबल हैं, वो अपने ज़मीन को खो दे रहे हैं, लूज़ कर जा रहे हैं। आउटसाइड जो बाहर से प्रोजेक्ट्स वगैरह आ रहे हैं डेवलपमेंट्स के लिए, इन सब चीज़ों के लिए। इवन इन रीजन्स विद स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन लाइक सिक्स शेड्यूल, मीन्स कि कुछ-कुछ ऐसे रीजन हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा स्पेशल प्रोटेक्शन वगैरह भी दिया गया है सिक्स शेड्यूल के अंतर्गत, तो वहाँ पे भी लैंड एलियनेशन हो जा रहा है, वहाँ से डिस्प्लेस कर दिए जा रहे हैं, लूज़ कर दे रहे हैं वो लोग अपने प्रॉपर्टी और लैंड्स वगैरह को। तो यहाँ पर सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन ऑफ ट्राइबल पीपल हैव बीन ऑब्जर्व्ड। तो कोई ये सोशल इकोनॉमिक जो मार्जिनलाइज़ कर दिया जा रहा है, उन लोगों को मेनस्ट्रीम से हटा दिया जा रहा है, तो ये भी एक प्रॉब्लम हो जा बड़ी है। नेक्स्ट यहाँ पर क्या है, पुअर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ वेलफेयर स्कीम्स। तो वेलफेयर स्कीम्स जो आ रहे हैं, और उसका बहुत ही इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही ज़्यादा पुअर है। जैसे जिस तरीके से फॉरेस्ट राइट एक्ट हो गया, और ऑफन वीक एग्जीक्यूशन, इसका एग्जीक्यूशन क्या है, बहुत ही ज़्यादा वीक है, ठीक है? और 38% देखिए यहाँ पर फॉरेस्ट राइट एक्ट क्लेम क्या करते हैं, लैंड हैव बीन रिजेक्टेड टिल नवंबर 2022। तो ये फॉरेस्ट राइट एक्ट के थ्रू यहाँ पर जो क्लेम किया गया है लैंड्स को, वो उसको रिजेक्ट कर दिया गया है 38%। तो ये बहुत ही ज़्यादा फेलर है यहाँ पे लॉज़ को इम्प्लीमेंट करने का। और सोशियो इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन हो ही रहा है। ये 45% क्या है, ट्राइबल इन रूरल एरियाज़ एंड 24% अर्बन एरियाज़ लिव बिलो द पॉवर्टी लाइन। तो बिलो पॉवर्टी लाइन देखिए यहाँ पर ट्राइबल लोग कितने हैं, 24% तो अर्बन में हैं, और 45% रूरल एरियाज़ में ट्राइबल जो हैं वो बिलो पॉवर्टी लाइन में है। मैनी आर एक्सक्लूडेड फ्रॉम द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज ड्यू टू स्लो एजुकेशन। तो यहाँ पर लो एजुकेशन वगैरह है, तो इसकी वजह से क्या है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज से वो बाहर हो जा रहे हैं। और लिटरेसी रेट वगैरह ट्राइबल रेट में क्या है, 72 1.2.1% अकॉर्डिंग टू प्रीडिक्ट लेबर फोर्स सर्वे रिपोर्ट 2022, ठीक है? नेक्स्ट वन यहाँ पर क्या है, स्टेप्स टुवर्ड्स ट्राइबल डेवलपमेंट। तो ट्राइबल डेवलपमेंट के टुवर्ड्स में क्या है, तरफ डेवलपमेंट में क्या-क्या स्टेप्स लिए गए हैं वो देख लेते हैं। प्रधानमंत्री पीएम जनमान योजना, ये अभी देखिए रिसेंट में आया हुआ था बिल्कुल ही। तो टाइम बाउंड इनिशिएटिव है जो सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट को वो करेगा 75 पार्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप पीवीटीजीज़ में, ठीक है? ये सोशो इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए है उनके। जो कहाँ-कहाँ पे किया गया है, 18 स्टेट्स में और एक यूनियन टेरिटरी में किया गया है। एक धरती आबा जनजाति ग्रामीण उत्कर्ष अभियान है, ये भी है। तो ये भी क्या सीक कर रहा है, डेवलप करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर्स को और सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस को कुछ सेलेक्टेड ट्राइबल मेजॉरिटी विलेजेस में, ठीक है? जहाँ पर जिस विलेजेस में ट्राइबल की बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी रहेगी।
मीन्स कि एटलीस्ट 50% ऑफ द वहाँ पे सिटीजन जो रहेंगे, विलेजर्स जो रहेंगे, वो ट्राइब रहेंगे तभी हो पाएगा वहाँ पर। ये धरती आबा जनजाति ग्रामीण उत्कर्ष अभियान, ठीक है। थर्ड वन क्या है यहाँ पे, डेवलपमेंट प्रोडक्ट एक्शन प्लान फॉर शेड्यूल्ड tribes. Under it, besides Ministry of Tribal Affairs, 41 ministry department are allocated certain percentage of the total schemes budget every year for tribal development. तो यहाँ पर क्या है, जो ट्राइबल अफेयर्स मिनिस्ट्री है वहाँ का जो 41 मिनिस्ट्रीज और डेवलपमेंट डिपार्टमेंट वगैरह है, वो अपने कुछ फंड्स को क्या करेंगे, सिर्फ और सिर्फ ट्राइबल के डेवलपमेंट के लिए एलोकेट करेंगे, ठीक है। पीएम आदर्श ग्राम योजना, यहाँ पर ये क्या है, एम्स एट ट्रांसफॉर्मिंग विलेजेस विद सिग्निफिकेंट एंड ट्राइबल पॉपुलेशन इनटू मॉडल विलेजेस की तरह वहाँ पे क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा, कवरिंग अबाउट 40% ऑफ द टोटल ट्राइबल पॉपुलेशन। तो जो वहाँ के कुछ विलेजेस के जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहेगा, उनके 40% वहाँ पे उन लोगों का जो ट्राइबल पॉपुलेशन रहेगा, उनको कवर करेगा वो चीज़ें। डेवलपमेंट ऑफ एजुकेशन, तो एजुकेशन को डेवलप करने के लिए एकलव्य मॉडल रेजिडेंशियल स्कूल के तर्ज पे वहाँ पे किया जाएगा, नेशनल फेलोशिप स्कीम वगैरह हो गया, ये सारी स्कीम्स वगैरह हो गए, नॉट वेरी मच इम्पोर्टेंट। यस, और एंटरप्रेन्योरशिप को प्रमोट करने के लिए भी यहाँ पर किया जाएगा, वनधन विकास केंद्र ये ओपन किया जाएगा, प्रधानमंत्री जनजाति विकास मिशन और ट्राइबल कोऑपरेशन मार्केटिंग डेवलपमेंट एंड फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेफेड आउटलेट को 118 ट्राइब्स इंडिया आउटलेट्स 21 का ओपन किया जाएगा, ताकि जो ट्राइबल के लोग होते हैं, ट्राइब के लोग होते हैं, जो उनका खुद का एक सेल्फ मेड प्रोडक्ट वगैरह होता है, लाइक मेडिसिन हो गए, ऑयल हो गए, या फिर कोई भी ऐसे प्रोडक्ट वगैरह जो होते हैं जो ट्राइब वगैरह अपना खुद का बनाते हैं, हैंडमेड बनाते हैं, उनको प्रमोट करने के लिए टोटल 118 ट्राइब इंडिया आउटलेट ओपन किया जाएगा। The Tribal Village India Village Mission 2030 एंड आदि कर्मयोगी अभियान रिप्रेजेंट्स ट्रांसफॉर्मेटिव, ये क्या है, ट्रांसफॉर्मेटिव शिफ्ट है इंडिया के अप्रोच में ट्राइबल डेवलपमेंट्स के लिए, और ये टॉप डाउन वेलफेयर मॉडल है टू अ बॉटम अप, ठीक है। जिस तरीके से टॉप डाउन वेलफेयर मॉडल था, उस वहाँ से ना होकर अब बॉटम अप हो जाएगा, जिस तरीके से इंडियन मॉडल वर्क करता है कि लाइक विलेजेस को पहले डेवलप करेंगे, फिर उसके ऊपर धीरे धीरे अर्बन एरियाज होंगे, टाउन्स होंगे, इस तरीके से कंप्रिहेंसिवली डेवलप हो जाएगा हमारा कंट्री। तो इसी वजह से क्या है, एक टॉप डाउन ना होकर एक बॉटम अप अप्रोच है यहाँ पर डेवलप करने के लिए, कम्युनिटी लेड गवर्नेंस पैराडाइम में। और कुछ शॉर्ट न्यूज़ है, उसको देख लेते हैं बहुत ही फास्ट तरीके से। प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग रूल्स 2025, अभी प्रमोशन ऑफ गेमिंग रूल्स को जो प्रमोट किया गया है, जो एक नोटिफाई किया गया है 2025 में अमेंडमेंट, वो देख लेते हैं, ठीक है। रूल्स नोटिफाइड बाय द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड आईटी विल ऑपरेशनलाइज द प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एट 2025। द गेम कैटेगराइजेस ऑनलाइन गेम्स एज ई स्पोर्ट, ऑनलाइन सोशल गेम्स एंड ऑनलाइन मोबाइल गेम्स। तो इन सब चीज़ों को कैटेगराइज कर दिया गया है इन तीन तरीकों में, और ये प्रोहिबिट कर रहा है सभी फॉर्म्स के ऑनलाइन गेमिंग मनी ऐप्स को, मीन्स कि जितने भी मनी जिस गेम्स में इन्वॉल्व होते हैं, लाइक पोकर एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स, इन सभी को क्या कर रहा है, ये टोटली प्रोहिबिट कर रहा है। वाइल ओनली ऑनलाइन सिर्फ दो ही चीज़ें अलाउड रहेंगे, ऑनलाइन सोशल गेम्स अलाउड रहेंगे एंड ई स्पोर्ट्स, ये दोनों चीज़ें अलाउड रहेंगे, बट ये ऑनलाइन मनी गेम्स और लाइक पोकर एंड फैंटेसी स्पोर्ट्स, ये दीज आर ऑल बैंड, ओके। नेक्स्ट वन यहाँ पे कुछ हाईलाइट्स हैं और रूल्स हैं, वहाँ पर वो देख लेते हैं। ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, तो ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया ये क्या है, एक इसको यहाँ पर एक बनाया जा रहा है, एक अथॉरिटी बनाया जा रहा है। इट विल एस्टेब्लिश रेगुलेटेड ऑनलाइन गेम्स, मेंटेन रजिस्ट्री, डिसाइड लीगलिटी एंड इम्पोजेस पेनल्टीज। ये क्या करेगा, किसी कोई गेम लीगल है या फिर इलीगल है, वो ये डिसाइड करेगा, ये पेनल्टी अगर लगाएगा, और कोई भी अगर कुछ वहाँ पर रॉन्ग हो रहा है, इलीगल हो रहा है चीज़ें, तो और ये रेगुलेट करेगा ऑनलाइन गेम्स को टोटली। तो ये एक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये एक नया बन के आएगा। इट विल हैव अ चेयरपर्सन एंड 5 अदर मेंबर्स फ्रॉम वेरियस गवर्नमेंट एंड मिनिस्ट्रीज। तो इस वजह से क्या होगा, एक चेयरमैन होगा और चेयरपर्सन होगा और 5 मेंबर्स भी होंगे इसके। ये क्या करेगा, रजिस्ट्रेशन ऑफ गेम्स का रजिस्ट्रेशन वहाँ पर होगा, बोथ सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स। यहाँ पर सोशल गेम्स एंड ई स्पोर्ट्स बोथ आर गोइंग टू बी रजिस्टर्ड ऑन दिस प्लेटफॉर्म एंड was registered with the OGAI and seek valid certification or registration. They should have to take valid registration certificate from this अथॉरिटी। तो 3 टियर्ड गवर्नेंस ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म रहेगा यहाँ पर। 3 टियर का मतलब कि जो कुछ परिस्थितियाँ ऐसी आएँगी जहाँ से ग्रीवांस को रिड्रेस किया जा सके। एवरी रजिस्टर्ड ऑनलाइन गेम्स और ई स्पोर्ट प्रोवाइडर मस्ट मेंटेन अ फंक्शनल ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म फॉर यूजर कंप्लेंट। तो कोई भी अगर जो ऑनलाइन गेम रहेंगे, स्पोर्ट प्रोवाइडर रहेंगे, उनको क्या करना पड़ेगा कि एक ग्रीवांस रिड्रेसल मैकेनिज्म का, एक कंप्लेंट का एक प्रॉपर मतलब इसके उनको प्लेटफॉर्म देना होगा, ताकि कोई भी अगर यूज़र रहे, उसको कोई भी अगर कंप्लेंट रहे या फिर कुछ प्रॉब्लम रहे, तो वो ग्रीवांस को अपने रेज़ कर सके उस गेमिंग अथॉरिटी के पास में, ठीक है। नॉट लाइक ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इसके पास नहीं, वो जो गेम वगैरह रहेगा, जो रजिस्टर्ड रहेगा इस अथॉरिटी से, उस गेम को ग्रीवांस का रिड्रेस करना रहेगा कस्टमर्स का। अपील कैन बी मेड टू द ग्रीवांस एफिलिएटेड कम्युनिटी। तो ग्रीवांस एफिलिएट कम्युनिटी के पास में ये अपील किया जा सकता है। वायलेशन क्या-क्या है यहाँ पे, द ड्राफ्ट रूल्स प्रोपोजेस मेक वायलेशन नॉन बेलेबल ऑफेंस। तो अगर अगर इन सब चीज़ों का एक वायलेशन किया जा रहा है, जितना भी ये सब चीज़ें बताई गई हैं इसमें,
इन सभी लॉज एंड रूल्स का अगर वायलेट किया जाता है तो क्या रहेगा ये कि एक नॉन बेलेबल ऑफेंस रहेगा कि उन सभी चीज़ों पे अगर आपको जेल होती है या कुछ होती है तो इस पे बेल नहीं मिलेगा, ठीक है। होल्ड द एंटायर कंपनी स्टाफ लायबल फॉर फैसिलिटेटिंग एनी ब्रीच, और उस कंपनी में जितने लोग भी स्टाफ वगैरह काम कर रहे होंगे वो सभी लोग इन सब चीज़ों के लिए लायबल होंगे, नॉट ओनली द कंपनी एज ए एंटिटी, ठीक है। कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं ऑनलाइन गेमिंग रिस्क के, वो देख लेते हैं। तो आईटी एक्ट 2000 सेक्शन 69 ए क्या कर रहा है, ब्लॉक कर रहा है इलीगल साइट्स को, ऐप्स को, और कुछ इतने साइट्स एंड ऐप्स को ब्लॉक कर दिया गया है 2022 से 25 तक। और भारतीय न्याय संहिता 2023 क्या कर रहा है, ये पेनलाइज करता है अनलॉफुल गेमिंग, साइबर क्राइम सेक्शन 111 एंड 112। और आईजीएसटी एक्ट 2017 क्या कर रहा है, रेगुलेट करेगा इलीगल ऑफशोर गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को, ये सभी चीज़ें को बैन करेगा। और कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019 क्या कर रहा है, प्रोहिबिट करेगा मिसलीडिंग और सरोगेट एडवर्टाइजमेंट। तो सरोगेट एडवर्टाइजमेंट का एक एग्जांपल ये देख सकते हैं कि अगर आप प्रमोट कर रहे हैं किसी और चीज़ को बट उसको दिखा रहे हैं सरोगेट के अलग तरीके से करके कि हम इस चीज़ का एडवर्टाइजमेंट नहीं किसी और चीज़ का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। जिस तरीके से अभी पान मसाला और गुटखा का एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है बट उसको नाम दिया जा रहा है कि हम इलायची का एडवर्टाइजमेंट कर रहे हैं। सेम इज लाइक वो क्या किस फॉर्म में आता है, वो एक सरोगेट फॉर्म में आता है, सरोगेट एडवर्टाइजमेंट के फॉर्म में आता है, वही इसी तरीके के होते हैं। और यहाँ पर लास्ट वन क्या है, पोस्टल बैलेट हो रहा है। एक नया लास्ट न्यूज़ है कि अकॉर्डिंग टू द इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडियाज नोटिफिकेशन क्या किया है कि पेनल्टीमेट राउंड ऑफ ईवीएम काउंटिंग शैल बी टेकन अप ओनली आफ्टर द कंप्लीट काउंटिंग ऑफ द पोस्टल बैलेट्स। तो फाइनल काउंटिंग तभी किया जाएगा जब एक पोस्टल बैलेट वाले जितने भी वोट्स वगैरह होते हैं उनको काउंट कर लिया जाएगा, उसके बाद में एक फाइनल पेनल्टीमेट राउंड ऑफ ईवीएम काउंटिंग जो होगा उसके बाद में होगा। पोस्टल बैलेट क्या होता है यहाँ पर, देखिए ये क्या अलाउ करता है कि एक सिटीजन्स को ही मतलब कि वोट कास्ट करने के लिए होता है जो इलेक्ट्रॉनिकली रिसीव्ड पोस्टल बैलेट होंगे, अवॉइडिंग द नीड टू विजिट पोलिंग स्टेशंस फिजिकली। यहाँ पर उस इंसान को क्या करना होगा कि फिजिकली प्रेजेंट होना जरूरी नहीं है, जहाँ पर वो वोटिंग बूथ वगैरह होता है उनके घर पे ही आके वो पोस्टल बैलेट रहेगा, ठीक है। वो किस तरीके किन किन लोगों के लिए होता है ये अवेलेबल, ये देख लेते हैं अभी हम। तो इसका लीगल फ्रेमवर्क क्या है, गवर्न बाय द कंडक्ट ऑफ इलेक्शन रूल 1961 एंड रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के तहत ये होता है। तो इसके लिए कौन-कौन एलिजिबल है, वो कौन है? सर्विस वोटर वगैरह हैं और स्पेशल वोटर हैं, एब्सेंटी वोटर्स हैं, सीनियर सिटीज़न मीन्स कि जो 85 ईयर्स के प्लस में हैं, तो उनके लिए ये अवेलेबल होता है क्योंकि वहाँ पे अभी मेंट फिजिकल हेल्थ कंडीशन में ऐसा नहीं है कि वो वहाँ पर जाके वोट दे सके, तो उनके घर पे भी ये हो जाता है पोस्टल बैलेट वाला सिस्टम। पर्सन विथ डिसेबिलिटीज़, तो जो डिसेबल पर्सन है वो नहीं जा पा रहा है, उन सब चीज़ों के लिए उन लोगों के लिए होता है। अंडर प्रिवेंटिव डिटेंशन, जो पर्सन है जो प्रिवेंटिव डिटेंशन के अंडर में आता है, जो अभी प्रिवेंटिव डिटेंशन में है, कहीं कैद किया गया है, उनके लिए भी है। इलेक्शन ड्यूटी पर्सनल, तो जो ड्यूटी पर्सनल वगैरह है इलेक्शन के, अगर वो लोग हो रहे हैं तो जो नहीं जा पा रहे हैं, प्रेज़ेंट हो पा रहे हैं वहाँ पे बूथ पे, वो उनके लिए है। सर्विस वोटर कौन-कौन इंक्लूड करता है, मेंबर ऑफ द आर्म्ड फोर्सेस, जो आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर हैं या फिर ये सीएपीएफ के मेंबर हैं या फिर गवर्नमेंट सर्वेंट्स जो है जो फॉरेन में कहीं पोस्टेड हैं, उनके लिए ये यूज़ किया जाता है सर्विस वोटर्स। और स्पेशल वोटर्स कौन-कौन से होते हैं, इंक्लूड द प्रेसिडेंट, जो स्पेशल वोटर कौन-कौन से हैं, प्रेसिडेंट है, वाइस प्रेसिडेंट है, गवर्नर, कैबिनेट मिनिस्टर एंड अदर हाई रैंकिंग डिग्निटरीज एटसेट्रा आर देयर एंड देयर स्पाउसेस, तो उनकी जो हस्बैंड या फिर वाइफ हो गए, उन लोगों के लिए हो रहा है। ये कौन-कौन से स्पेशल वोटर्स हैं। इन लोगों के लिए एक स्पेशल फैसिलिटी बनाई गई है पोस्टल बैलेट की, जो उसके थ्रू वो वोट कर सकते हैं। तो दैट इज़ इट फॉर टुडे गाइज़। ये हमारा कंप्लीट हो गया यहाँ पर पॉलिटी सेक्शंस, और नेक्स्ट वन हम वीडियो अपलोड करने जाएँगे। अभी नेक्स्ट वन क्या है, आईआर, आई होप सो इट वुड बी आईआर, लेट मी सी, यस इट वुड बी आईआर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है या फिर कुछ भी यहाँ पे कुछ कंप्लेन है या फिर कोई भी तरीके से अगर आपको इश्यू आ रही है तो आप कमेंट डाउन कर सकते हैं। एंड दैट इज़ इट गाइज़, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू।